नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्लास 7th की एनसीईआरटी लेकर आया हूँ आपके सामने। एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन मेरे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। उसका पीडीएफ अपलोड होगा। ढंग से नोट्स बनाइएगा, समझिएगा इस वीडियो को। पहले तो आप जो नोट्स भेजे हैं उसको प्रिंट आउट निकालिए और फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझते जाइए। बहुत रोचक है, यहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा, नींव बनेगी और अधिक अच्छे से समझ पाओगे विज्ञान विषय को। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, क्योंकि यदि आपको कंपटीशन एग्जाम या कोई जिसमें साइंस ज़्यादा आती हो उसको समझने के लिए आपको बहुत आवश्यक चीज़ है। यूपीएससी से लगाकर आरपीएससी वगैरह जो एग्जाम्स लेती है, अधीनस्थ मंत्रालय, तो कोई भी जो संस्थान है उसमें एनसीईआरटी के लिए जो फैक्चुअल चीज़ें हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी की सीरीज। एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की आज ली जाएगी आपके सामने। तो 7th क्लास के जो चैप्टर्स हैं आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, किस प्रकार के आपके चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है उसको आपको समझाया जाएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 7th 8 9 10 और 4 कक्षाओं की आपकी एनसीईआरटी ली जाएगी। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं, कुल 13 चैप्टर्स हैं। पादपों पोषण, प्राणियों पोषण, ऊष्मा, अम्ल, सार एवं लवण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जीवों में श्वसन, पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा, प्रकाश, वन और अपशिष्ट जल की कहानी। बहुत रोचक चैप्टर है, क्योंकि कई बार लिखने के लिए आपको मैटर उपलब्ध नहीं हो पाता, तो यहां से आपको ये मैटर मिलेगा। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर्स आपके सामने लिए जाएंगे। अभी देखो पूरा का पूरा किस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी क्लास 7th की जो विज्ञान विषय की पुस्तक है उसका अपन अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th और 7th की जो साइंस की बुक है उसको अपन पूरा ढंग से नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि किताब में एक बच्चे को जो 7वीं क्लास के स्तर का है उसे कैसे पढ़ाया जाता है उस आधार पर किताब में लिखा गया है। लेकिन मैंने आपके लिए केवल उसमें से जो आपकी उपयोगी चीज़ें हैं उसको आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्लास आप देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। और बेसिक क्लियर कब होगा? जब आपकी नींव मजबूत होगी। नींव कब मजबूत होगी? जब आपकी एनसीईआरटी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होगी। एनसीईआरटी का फायदा क्या है? आप इसको हल्के में ले लेते हो, आप सीधा चाहते हो किसी गाइड को पढ़ना, किसी उच्च उच्च स्तर की क्लासों को पढ़ना। पर मेरा ये मानना है कि यदि आप एनसीईआरटी ढंग से कर लो तो आपका लगभग 70 से 80% चीज़ें आपकी यूं ही क्लियर हो जाती है। तो मैं आपके सामने एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं एनसीईआरटी की, जिसमें से 7वीं से लगाकर 10वीं तक की जो जनरल साइंस है उसी क्लास से लेके आऊंगा। और मतलब जनरल साइंस तो क्या ही कहें, इसमें जो पुस्तक में जो पार्ट आए हुए हैं उसको बढ़िया हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, और साथ में जो आपके किताब में क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो पूरी की पूरी हूबहू मैं आपको बताने वाला हूँ। समझना है ढंग से। और नोट्स मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा, उसकी प्रिंट निकालिएगा और लिख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास जो 7th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 लेते हैं। और चैप्टर नंबर 1 है पादपों में पोषण। यहां से आपको दिख रहा होगा, थोड़ी इसकी क्वालिटी बढ़ाइएगा, और नहीं तो आपके पास जो मैं बोल रहा हूं वही चीजें सफिशिएंट है। किताब आपके पास है या नहीं है तो आपके कोई बात नहीं, उसमें आप जो टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भेजी है उसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है, उसको हस्तलिखित नोट्स बना लीजिएगा। पादप किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पादपों में भोजन का परिवहन किस माध्यम से होता है। पादप भी कई प्रकार के होते हैं, उन पादपों में उन जिस तरह की वैरायटी होती है उसमें किस प्रकार का पोषण की आवश्यकता होती है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली चीज कि पादपों में पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं तो ये कहता हूं कि सजीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सजीव में ऊर्जा के लिए, एनर्जी होगी तभी तो वो बॉडी काम करेगी। तो ऊर्जा के लिए शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा, विकास एवं वृद्धि के लिए ऊर्जा तो है ही है, उसके साथ में किसी भी शरीर का विकास और वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इन दोनों के लिए भी क्या आवश्यक होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले? इसमें पढ़ेंगे पोषण की विधियां कौन कौन सी होती, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अब पोषण की विधियां किस प्रकार की होती है उसको समझिए आप। सबसे पहले समझिए पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वे घटक जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं
वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करने की जो मेथड होता है और शरीर जिस भोजन को एडेप्ट करने के बाद में उपयोग लेता है वो पोषण है। तो पोषण का या न्यूट्रिशन का मतलब होता है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसका उपयोग करने की विधि पोषण है, न्यूट्रिशन है। फिर पोषण के प्रकार क्या है? तो पोषण मुख्य तौर से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी या ऑटोट्रोपस ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं या भोजन स्वयं बनाते हो वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे देखते होंगे आप, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो स्वपोषी है। या ऑटोट्रॉपिक, स्वयं संश्लेषित करते हैं भोजन को, ऐसे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी। और ये इनका एग्जाम्पल हो गया हरे पौधे, ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। दूसरा होता है हेट्रोट्रोपस या विषमपोषी पोषण। हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी का मतलब ये होता है जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं लेकिन किसी अन्य सड़े गले भोजन पर या कहीं सजीव पर निर्भर रहते हैं, ऐसे कहलाते हैं विषमपोषी। तो अन्य पर पोषण के हेतु निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंगे, अमीबा, कवक, मशरूम, ये सब क्या है? विषमपोषी है। फिर विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे जीव जो मृत या फिर कोई भी मरे हुए हैं, सेप्रोफाइटिक है, उन पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपने फंगस देखी होगी, रोटी होती है, उस रोटी के ऊपर कवक देखते होंगे आप, राइजोपस। तो ये राइजोपस क्या है? एक कवक है, फंजाई है, जो किस पर निर्भर है? मृत है, मृत मतलब मृत पदार्थ पर निर्भर है। मृत जीवी या सेप्रोफाइटिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, कवक। ये क्या ध्यान रखना, कवक जो भी होगा वो कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। और विषमपोषी में भी अधिकतर कौन से होते हैं? वो ध्यान रखिएगा, मृत जीवी पोषण प्राप्त करते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अब देखिए दूसरे होते हैं परजीवी पोषण या पैरासाइटिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक कौन से होते हैं? जो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे अमरबेल देखा होगा आपने, कसकुटा या अमरबेल। आपने देखा हो कोई प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर क्या करेगी? ये जो अमरबेल है उसको घेर लेगी और अमरबेल उस प्लांट या पौधे से क्या करेगी? पोषण प्राप्त करेगी। तो ये परजीवी, कई बार एग्जाम में आता है कि निम्न में से परजीवी पोषण कौन सा सजीव प्राप्त करता है? तो अमरबेल या कसकुटा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है भोजन की आवश्यकता क्यों? तो ऊर्जा के लिए, या कोई भी कोशिका है मर गई उसको मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए, और जो भी दैनिक जीवन के कार्य होते हैं उसके निष्पादन के लिए। अब आता प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, प्रकाश और संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण करना और उसके माध्यम से भोजन का निर्माण करना। और कोई भी सजीव होगा वो भोजन को किस रूप में उपयोग लेगा? ग्लूकोज के रूप में उपयोग लेगा। अब देखिए वायुमंडल में एक गैस उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कौन मिलेगा? जल। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और ये जो क्रिया होगी वो किसी न किसी में तो होगी, और ये किस में होती? जो पादप होते हैं उन पादपों में एक लवक पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोफिल, या हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक। इस हरित लवक में ये प्रक्रिया पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में प्रकाश मिला, किसमें? क्लोरोफिल या हरित लवक की उपस्थिति में। और ये क्रिया किसमें होती? पत्तियों में होती है, लीव्स में होती है। और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यानी भोजन बनता है। साथ में क्या बनता है? साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है, और साथ में ध्यान रखना कुछ मात्रा में जल भी बनता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और ये पत्तियों में होती है। पत्तियों में कौन से भाग में? हरित लवक में या फिर क्लोरोफिल वाले भाग में होती है। ये कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। देखो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं इसको, CO2 प्लस H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या होते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। और कहां पर? क्लोरोफिल या हरित लवक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, और साथ में क्या निर्मित करते हैं? ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण है। फिर आप आगे देखिए, अगली जो चीज आती है वो है पत्तियों में पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में कुछ ये जो हेडिंग्स है वो सारी लिखी हुई है और उसके आधार पर आपको समझाया गया है। जो पत्तियां होती है वो क्या होती है?
पादपों में भोजन की फैक्ट्री होती है। तो एग्जाम में ऐसे भी छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पादपों में भोजन की फैक्ट्री क्या होती है, वो पत्तियां होती है। अब पत्तियों में क्या चीज रहती है ऐसी, तो पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण करती है साहब, और प्रकाश संश्लेषण से क्या निर्मित होता है, भोजन निर्मित होता है। एक चीज इन पत्तियों में और क्या होता है, माना कि ये कोई पत्ती है, उस पत्ती में छोटे 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 छेद होते हैं, उन्हें बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, जब भी खुलते हैं तो क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, एक चीज। दूसरी चीज वाष्पोर्जन होगा, वेपोरेशन होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। और यह भी ध्यान रखना, इन पत्तियों में कौन सी क्रिया होती, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो पत्तियों में देखो, एक तो होता है रंध्र या स्टोमेटा। इन रंध्र का काम क्या होता है, अब यह भी ध्यान रखना, रंध्र की संरचना बनाई मैंने इस प्रकार से, ये दो प्रकार की कोशिका हो गई, बीच में ये जो खुलने के लिए ये छेद छिद्र हो गया। ये जो आसपास की कोशिका, इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल या द्वार कोशिका। तो ध्यान रखना, रंध्रों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, रंध्र किन कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो द्वार कोशिका या गार्ड सेल से निर्मित होता है। इनमें क्या होता है, ये देखो, ये बीच में रंध्रीय द्वार होता है, इसके चारों ओर ये गार्ड कोशिकाएं होती है। इन गार्ड कोशिकाओं के संकुचन एवं जब उसमें पानी, पोटेशियम और सोडियम के आवागमन के कारण ही रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये कौन सी कोशिकाओं के माध्यम से, द्वार कोशिकाओं के माध्यम से। अब इस रंध्र के कार्य क्या हो गए, गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोर्जन और ऊर्जा का अवशोषण प्रकाश के रूप में, ये रंध्र का काम हो गया। फिर आता है क्लोरोफिल। अब और पत्तियों में क्या होता है, देखो, एक तो होता है रंध्र, ये पत्ती के ऊपर होता है रंध्र। दूसरा हरी हरी होती पत्ती, हरी किस कारण से होती है, हरित लवक के कारण, और इसी हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या हरित लवक का काम होता है पत्तियां को हरा रंग देना, दूसरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना। तो प्रकाश संश्लेषण और हरा वर्णक होता है, हरा रंग प्रदान करता है। तीसरा खाद्य संश्लेषण, फूड स्टोरेज का काम करती पत्तियां। किसी भी पादप में भोजन कहां इकट्ठा होगा, या तो पत्ती में या तने में या जड़ में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एकदम प्रारंभिक रूप से पत्तियों में भोजन स्टोरेज होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित पदार्थों का संश्लेषण एवं ऑक्सीजन को बाहर निकालती कौन, पत्तियां। फिर पत्तियों के अलावा प्रकाश संश्लेषण कहां कहां से हो सकता है, तो ध्यान रखना, हरा तना, जैसे आप कैर देखते हो, कैर में जो तना होता है, मतलब शाखाएं होती है, वो कैसी होती है, हरी होती है, तो वहां प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। क्योंकि जिनमें पत्तियां होती नहीं, जैसे मरुद्भिद अधिकतर होते हैं, मरुद्भिद जीरोफाइट्स, उनमें क्या होता है, पत्तियों की कमी होती है, तो उनमें तना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी हरी चीज आपको जो भी दिखती है वो प्रकाश संश्लेषण, जैसे शैवाल देखते हो आप, शैवाल में क्या थैलोफाइट्स है, इसमें कोई पत्तियां जड़ बदलावन, जैसे आप पानी के ऊपर काई देखते हो हरी हरी, इसमें ना तो तना है ना पत्ती है, वो सीधा होता है, एकदम थैलोफाइट्स होते हैं। उन थैलोफाइट्स में प्रकाश संश्लेषण वो हरा होता है, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण शैवाल स्वयं करता है। तो हरी जो चीज आपको अधिकतर दिखती है वो प्रकाश संश्लेषण ही करती है। क्यों, उसमें क्लोरोफिल होता है या हरित लवक पाया जाता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन कम करने हेतु पत्तियां शल्क एवं शूल में रूपांतरण हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, उस पानी को कमी को कम करने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, पानी जब पत्तियां ज्यादा होगी तो पानी सीधा का सीधा वायुमंडल में चला जाएगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती मरुद्भिद में, मरुस्थल वाले एरिया में। तो क्या होता है कि जब पानी बाहर कम निकले, इसके लिए जो पादप होता है उसके ऊपर शल्क पाए जाते हैं, पतले पतले एक मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं शल्क। उसके साथ में जो पत्तियां होती है वो कांटों में बदल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा बबूल, कैर और नागफनी, इन सब में कांटे दिखते हैं आपको। ये कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि जो पत्तियां होती है वो कांटों में बदल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मरुद्भिद पादपों में जो पत्तियां होती है शल्क एवं शूल में रूपांतरित हो जाती है। फिर शैवाल की बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं। शैवाल जो होते हैं ना, आपने देखा होगा पानी के ऊपर नील नील काई जमती है, वो काई शैवाल है। तो इन्हीं शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, यानी स्वपोषी होते हैं शैवाल। मैं फिर से कह रहा हूं, शैवाल स्वपोषी, कवक विषमपोषी। तो जो शैवाल होते हैं वो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। फिर है पादप वाहिका। पादप वाहिका का मतलब जब प्लांट में भोजन बनेगा तो पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा, पादप के शरीर में कौन पहुंचाएगा, वो होती पादप वाहिकाएं। जैसे जाइलम फ्लोएम आप सुनते हो, है ना, ये पादप वाहिकाएं होती कौन कौन सी, एक तो होता है जाइलम,
एक होता है फ्लोएम। सीधी सी बात है, हमारे शरीर में धमनी और शिरा होती है जो कि शरीर में खून को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। वैसे पादपों में पादप वाहिकाएं होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका करता है? जल का और खनिज लवणों का। तो जल एवं खनिज लवणों को शरीर में जड़ से पत्तियों की ओर लेके जाता है जाइलम, जबकि फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन बना है पत्तियों में उसको शरीर के पादप के जड़ों तक ले जाने का काम करता है कौन? फ्लोएम। अब बात करते हैं पादपों में जो मतलब सजीव की बात ही कर लेते हैं, पादप की बात अभी क्यों करें। तो जो सजीव होता है उस सजीव में कोशिका होती। आपने एक चीज सोचिएगा कि हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है और इस कोशिका के माध्यम से ही अपन श्वसन करते हैं, उत्सर्जन, क्योंकि कोशिका में ही सारी क्रियाएं होती है। इस कारण से मानव शरीर की या किसी भी सजीव की बात करते हैं तो कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट कौन होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका ही पाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा अमीबा, जीवाणु, इनमें क्या होती है? केवल और केवल एक कोशिका ही पाई जाती है। अब इस कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है, बाहर कोशिका भित्ति होती है, झिल्ली होता है, अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। ये अभी छोटा सा एक एनसीईआरटी के चैप्टर में थोड़ा सा एक डब्बे में बंद एक कोशिका बनाई हुई थी, तो मैंने आपको बता दी। ये कोशिका वाला चैप्टर अपन 9th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 10th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अगली बात आती है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है? मतलब ध्यान से समझिएगा। पत्तियों में भोजन बना, ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज का संश्लेषण किस प्रकार से हो सकता है? एक चीज समझिएगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकता है, दूसरा प्रोटीन बन सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निर्मित होता है, यानी ग्लूकोज किससे बनता है? प्रकाश संश्लेषण से अधिकतर तौर पर। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका फॉर्मूला होता है CHO। ये ध्यान रखना, CHO। क्यों? ग्लूकोज में भी आप देखते हो C6H12O6, मतलब CHO की मात्रा तो होगी ही होगी। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनमें अनुपात भी ध्यान रखना, 1:2:1, यानी C की मात्रा यानी कार्बन की मात्रा 1 होगी, हाइड्रोजन का अनुपात होगा 2 और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 1। तो आप फॉर्मूला देखते हो ग्लूकोज का C6H12O6, तो ये 1:H12 है और वापस O 6 है, तो 1:2:1 हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट में CHO का इसका फॉर्मूला होता है CHO। और दूसरा हो सकता है प्रोटीन। प्रोटीन में हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोजन की उपस्थिति होगी, यानी CHO तो है ही है, साथ में कौन हो गया? N। कौन याद रखिएगा? CHON, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। आपने देखा होगा कि जो फसल होती है उस फसल की जड़ों में गांठें पाई जाती नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए, उनमें एक जीवाणु होता है उसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है राइजोबियम जीवाणु कहां पाया जाता है। तो मैं कुछ हिस्ट्री आपको बता दूं इसकी। राइजोबियम जीवाणु जो दलहनी पादप होते हैं, दाल वाले पादप, दलहन पादप, उनमें क्या होता है कि इनकी जड़ों में गांठों के रूप में लेग हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो राइजोबियम का काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? वो ध्यान रखिएगा, राइजोबियम करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है। राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में उपस्थित होता है और नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रेट बनाता है, तो बनाकर मिट्टी में डालता है और मिट्टी से जो पादप होता है, क्योंकि पादप सीधा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं ले सकता है, इस कारण से उस पादप में नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। और नाइट्रेट कौन बनाता है? वो ध्यान रखना, राइजोबियम जीवाणु बनाता है। ठीक है, फिर होता कीटभक्षी पादप। ऐसे पादप ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं, प्रोटीन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कीटभक्षी पादप। ध्यान रखना। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे इनकी पत्तियां क्या होती है? एकदम घड़े के आकार की होती है। इसको समझो आप। देखो, जो कीटभक्षी पादप होते हैं कीटों को खाते हैं और उनकी आकृति किस प्रकार से होती? देखो, जैसे ये एक घड़ा बन गया, उसके ऊपर एक ढक्कन बन गया, जैसे ही कोई कीट आया इसमें, ये ढक्कन बंद हो गया और ये कीट मर जाएगा इसमें।
और उस कीट मरने के बाद में उसका होगा डिजोल्व, यानी उसका अपघटन होगा, और यहां से सोख लिया जाएगा, यानी प्लांट में उस भोजन को ले लिया जाएगा। तो कुछ ऐसी पत्तियां भी होती है जो घड़े के आकार की होती है, वो कीटों को मारने का काम करती है, अपने भोजन की पूर्ति करती, कीटभक्षी पादप होते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के प्रश्न आते हैं, निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन सा है, तो वहां पर आप ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना यूट्रिकुलेरिया, 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 दूसरा डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, एक होता है घटपर्णी पादप, घटपर्णी घड़े के आकार की पर्ण वाला घटपर्णी पादप, और चौथा ध्यान रखना ड्रोसेरा। ये चार एग्जाम्पल ध्यान रखना कीटभक्षी पादपों के, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, घटपर्णी और ड्रोसेरा। ये चार ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां एकदम कैसी होती है, पत्तियां होती घड़े के आकार की, जैसे कीट इसमें आया पत्तियां बंद, अंदर मर जाएगा और पादप को भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे पादप होते हैं कीटभक्षी पादप। अब होता है कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें एक के साथ में दो चीजें पाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा लाइकेन, सुना होगा लाइकेन। इस लाइकेन में क्या होता है, एक के साथ में एक और चीज पाई जाती है, यानी शैवाल भी होगा और कवक भी होगा, ऐसा संबंध होता है सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि दो सजीव एक साथ पाए जाते हैं, दो सजीव, तो सिम्बायोटिक जो लाइफ होती है, रिलेशनशिप होता है, उसमें एक आपने देखा होगा, या तो कोई कवक है और साथ में रह गया शैवाल, तो आप पढ़ते हो लाइकेन। अब आप पूछोगे सर दोनों साथ में कैसे रहते होंगे, तो जो ये कवक होता है ये मिट्टी से पानी और भोजन अवशोषण करता है, साथ में जो शैवाल होता है तो ये प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए कभी ये काम करेगा कभी ये काम करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए होते हैं सहजीवी। दूसरी चीज होता है पादप और कवक, है पादप लेकिन उसकी जड़ों में कवक पाया जाता है, ताकि मिट्टी में जो पानी है और अच्छे से अवशोषण हो। तो ये ध्यान रखना, पाइनस जो प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है पाइनस, इस पाइनस की जड़ों में ध्यान रखना कवक पाया जाता है। तो किस पादप में सहजीवी के रूप में कवक पाया जाता है, तो ध्यान रखना पाइनस। फिर है जीवाणु और पादप, यानी पादप है उसमें जीवाणु रहते हैं, वो ध्यान रखना राइजोबियम। मैंने आपको बताया कि जो दलहनी पादप होते हैं, दाल बनाने वाले पादप जैसे मूंग मसूर वगैरह, उन सब की जड़ों में क्या होता है, जीवाणु पाया जाता है, और ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन बनाता, नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाता है, और नाइट्रेट पादप में आवश्यक होता है, इसलिए पादप से भोजन ग्रहण करता है और पादप इस जीवाणु से क्या ग्रहण करता है, नाइट्रेट ग्रहण करता है। तो ये था अपना पहला चैप्टर जिसमें आपने समझा पादप किस प्रकार से भोजन करता है। दूसरा चैप्टर प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। देखो पादपों में पोषण देख लिया, स्वपोषी विषमपोषी घटपर्णी पादप देख लिया, उसके बाद में अपन देखे किस प्रकार से जो एक कोशी के जीव होते हैं, फिर अपन देखा कि किस प्रकार का सहजीवन होता है। अब आते हैं प्राणियों में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। सीधी सी बात है, पहला पोषण, सीधी सी बात है कि भोजन को प्राप्त करना और उसका उपयोग लेना पोषण है। अंतर, अब देखो मैं इन सारी चीजों को यहां समझा देता हूं। देखो सजीवों में जो प्राणी होता है, उस प्राणी में पोषण किस प्रकार से होता है, मैं मानव की बात कर लेता हूं एक बार। तो सबसे पहले होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना, ऐसी विधि जिसके माध्यम से भोजन को अंदर लिया जाता है अंतःग्रहण कहलाता है। अंतःग्रहण के बाद में होगा उसका पाचन। जो आपने भोजन को अंदर लिया है उसका होगा पाचन। पाचन के बाद में उस जो भोजन है उसका होगा अवशोषण, यानी भोजन पाचन हो गया, पाचन होने के बाद उसको अवशोषित किया जाएगा, और अवशोषण के बाद में होगा उसका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन होगा, यानी उस अवशोषित भोजन को ऊर्जा में बदलना या रक्त में घोलना, फिर शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना, ये स्वांगीकरण का प्रोसेस है, एसिमिलेशन है। और फिर जो बच गया भोजन, घटिया जो भोजन होगा जिसका पाचन नहीं हुआ है, उसका होगा उत्सर्जन, इजेक्शन। तो ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, पोषण में होता है। तो पोषण में कितने प्रोसेस होता है, 5 स्तर होते हैं, पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन। अब देखिए आप
यहां अपन को ध्यान रखना है कि खाद्य अंतःग्रहण की विधियां कौन कौन सी। कुछ जानवर होते हैं तो देखो, कुछ पक्षी दाना चुगते हैं, पक्षी क्या करते हैं, दाना चुगते हैं। कुछ छोटे जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, सीडोपोडिया, ये क्या करते हैं। अब देखो, अमीबा और पैरामीशियम बहुत छोटे जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, सूडोपोडिया, ध्यान रखना, कूट पादप का निर्माण करते हैं। हल्के में मत लेना, माना कि ये अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, माना कि भोजन आया इसके पास, अमीबा क्या करेगा, ये अपने पैरों को बनाएगा ऐसे। तो अमीबा ने क्या किया, पैर बनाए, धीरे धीरे इस भोजन को अंदर ले लेगा। और ये जो पैर होते हैं ये कहलाते हैं कूट पादप या सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, तो ध्यान रखना, छोटे पादप जैसे अमीबा और पैरामीशियम अपना भोजन सूडोपोडिया या फिर कूट पैर या कूट पाद से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी, तितली भोजन परागकणों से प्राप्त करती, मधुमक्खी हुई, तितली हुई, पुष्पों के जो फूलों के ऊपर परागकण होते हैं उससे अपना भोजन ग्रहण करती है। जोंक, मच्छर, ये खून चूस कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्तनपायी दूध पीते हैं, यानी जो दुधारू जो जीव होते हैं वो स्तनपायी यानी दूध पीते हैं। अजगर निगलता है। इस प्रकार से भोजन की विधियां होती है, अंतःग्रहण की विधियां होती है। स्टार फिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारा मछली या स्टार फिश, आप ये एक विशेष मछली है, आप तारे की आकृति की होती है। इस तारा मछली में एक खास बात क्या है, ये यूनिया और पाइला, आपने देखो शंख देखा होगा ना, ये शंख पहले जीवित तो होता है, यूनियो पाइला। तो इन यूनिया पाइला के ऊपर एक शंख, जैसे शंख देखते हो, शंख के तो आपको व्हाइट व्हाइट मटेरियल दिखता है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्या होता है, परत होता है। तो जो तारा मछली होती है, ये तारा मछली क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है उसको हटाने के बाद में उसका पोषण ग्रहण करती है। तो ध्यान रखना, तारा मछली क्या करेगी, जैसे ये कोई यूनियो है, पाइला है, इसको तोड़ेगी, तोड़ने के बाद में ये क्या करेगी, यहां से इसका जो अंदर का मटेरियल है वो ग्रहण करेगी। तो ध्यान रखना, तारा मछली का भोजन क्या होता है, यूनियो पाइला। दूसरा चीज ध्यान रखना, जो तारा मछली होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत वाले जीव होते हैं उसका भोजन करती है। तीसरी चीज ये ध्यान रखना कि जो तारा मछली होती है वो कवच खोलने के बाद, इसका कवच होगा उसको खोलेगी, खोलने के बाद आमा से बाहर निकालेगी और आमा से बाहर निकालने के बाद में उसके कोमल भागों को खाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो तारा मछली या स्टार फिश होती है वो किसका भोजन करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जीव है जैसे यूनियो पाइला, तो उनका ग्रहण करती है। अब मानव में पाचन किस प्रकार से होता है वो आप देख लो। मैंने आपको प्रोसेस बताया था, चरण होते हैं 5। सबसे पहले क्या होता है, अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, पांचवा होता है उत्सर्जन। इंग्लिश के वर्ड्स भी ध्यान रखना, इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और चौथा पांचवा हो गया इजेक्शन। तो ये 5 चरण होते हैं भोजन में, मतलब भोजन, मानव में भोजन ग्रहण करने को। मैं आपको पूरा समझा देता हूं। देखो, फोटो थोड़ा सही नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आप समझने के तरीके से ये बढ़िया है। अब देखिए, ये तो क्या हो गया, मुख वाला भाग हो गया। इसी मुख में क्या क्या चीजें होती है, दांत होते हैं, जीभ होता है और लार होती है। इसके बाद ये आपको नलिका नुमा संरचना दिखती है, उसको बोलते हैं ग्रास नाल, इसोफेगस। ये होता है आमाशय। स्टोमक के पास में ये ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं यकृत, और यकृत के नीचे होता है पित्ताशय, बाल ग्लैडर। फिर होती छोटी आंत, ये होती बड़ी आंत। अब देखो 7वीं क्लास के स्तर पर ये बहुत अच्छा है। नीचे होता है गुदा, गुदा के माध्यम से जो अपशिष्ट भोजन है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो भोजन मानव में 5 चरणों में, पहला कौन सा, अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा होगा स्वांगीकरण और पांचवा होगा उत्सर्जन। ये पार्ट होते हैं। देखो दांत कितने होते हैं मानव में, 32 होते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, इसलिए मानव द्विबार दंती कहलाता है। और मसूड़ों में धसे हुए होते हैं इसलिए गर्द दंती कहलाता है, थीकोडेंट कहलाता है, यानी गर्द में धसे हुए होते हैं। दांतों की खास बात क्या है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं।
मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और ये जो 4 प्रकार के दांत हैं इनके नाम है कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंसीजर या कर्तनक कितने होते हैं? तो ध्यान रखना 8 रदनक होते हैं, 4 अग्र चवर्णक होते हैं 8 और फिर होते हैं चवर्णक 12। कुल दांत कितने हो गए? 32 दांत। 8 4 8 12, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। सर्वाधिक दांत कौन से होते हैं? चवर्णक। सबसे कम दांत कौन से होते हैं? रदनक। रदनक का काम होता है चीर फाड़ करना वाले, तो तीखे वाले दांत होते हैं, ये रदनक होते हैं। दांतों का सूत्र भी ध्यान रखना, हालांकि ये 7वीं के बाद की बात है, पर इतना ध्यान रखो, दांतों 32 2 बार आते हैं, गर्दंती 4 प्रकार के, कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। जीभ, जीभ मांसल संरचना है, मांसपेशियों से बनी हुई है, हड्डी इसमें नहीं पाई जाती है। जीभ के ऊपर क्या होते हैं? स्वाद का ज्ञान होता है। इसलिए क्या होता है इसके ऊपर? तो स्वेदांकुर होते हैं। स्वाद का ज्ञान होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? स्वेदांकुर होते हैं। आप देखो जब भी गर्म चीज आप पीते हो तो जीभ जल जाती है, वो जीभ जलना मतलब स्वेदांकुर का जलना, फिर आपको स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। और जीभ में तीखा नामक स्वाद आपको नहीं, ध्यान रखना, तीखा कोई स्वाद होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी नमकीन होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। लार, ध्यान रखना, लार, लार ग्रंथियों से स्रावित होती है और ये 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। क्या होती है? अधोजंभ यानी जीभ के नीचे वाली अधोजंभ, अधोजीवा जीभ के पास वाली, और फिर होती है कर्ण पूर्व या कान के पहले स्थित होती पैरोटिड या कर्ण पूर्व। तो 3 प्रकार की क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है जिससे लार निकलती है। पाचक ग्रंथियां ध्यान रखना, एक तो लार और दूसरा यकृत, और फिर कुछ होती है आंतरिक ग्रंथियां होती है। फिर भोजन ग्रास नाल में जाता है, यहां किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। लार में एक चीज ध्यान रखना कि लार में एक रस होता है, उसको बोलते हैं टाइलिन, और ये टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए भोजन आपको मीठा लगता है। मीठा क्यों लगता है? क्योंकि जीभ के ऊपर जैसे ही भोजन जाएगा लार निकलेगी, और लार निकलते ही क्या होता है? लार में टाइलिन होता है, और ये टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और उसे शर्करा में बदलता है, शर्करा मीठी होती है। फिर आमाशय की बात करते हैं, तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, यहां पर प्रोटीन का पाचन होता है। इस आमाशय में एक अम्ल होता है, उसका नाम है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर यहाँ ग्रहणी में भोजन जाता है, उस ग्रहणी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है यकृत। यकृत मानव के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। इस यकृत से एक रस का स्त्रण होता है, उसका नाम है पित्तरस या बाइल जूस। पित्तरस का स्त्रण यकृत से होता है, और यकृत इस पित्तरस को पित्ताशय में डालती है, और पित्ताशय में इसका होता है संग्रहण। तो ये पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। फिर छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में भोजन का होता है अवशोषण। एग्जाम में सीधा आ जाए कि भोजन का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहां होता है? तो छोटी आंत में होता है। पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। पानी और खनिज लवण, इन दोनों का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। और गुदा के माध्यम से भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो वापस देखो एक बार, मुख में दांत, जीभ और लार, दांत 32, द्विबार दंती, गर्त दंती, 4 प्रकार के, कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। हाँ, दांतों के ऊपर शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल। फिर बात करते हैं जीभ की। जीभ की मांसल संरचना है, स्वाद का ज्ञान करवाती है। फिर लार में लार ग्रंथियों से स्रावित होती है, और लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ग्रास नाल कोई पाचन नहीं होता, ये भोजन को केवल मुख से आमाशय में डालती है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके पास एक ग्रंथि होती है यकृत। यकृत पित्त रस का स्त्रवण करती है। फिर बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत क्या करती? भोजन का अवशोषण करती है। बड़ी आंत क्या करती? पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, और गुदा के माध्यम से भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही बातें आपको मैंने समझाई है।
सबसे पहले भोजन मुख गुइकम बकल कैविटी में या अंतर्ग्रहण चबाना होगा, लार ग्रंथि से लार निकलेगी, लार में एंजाइम होता है टाइलिन, दांत 4 प्रकार के इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर इन कर्तनक, ददनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। फिर होता है उनके ऊपर दांतों के ऊपर इनेमल या दंत वलक उपस्थित होता है, दंत वलक दांतों की रक्षा करता है, यानी सबसे मजबूत पदार्थ होता है। दंत क्षय, अब कभी कभी क्या होता है कि जो भोजन होता है दांतों में फंसा रह जाता है, तो वो जीवाणु उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पादन करता है, और अम्ल के कारण दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये होता है दंत क्षय। तो ध्यान रखना मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाए, यानी इतना अम्ल बन जाए मुंह के अंदर उन भोजन के कणों से 5.5 पीएच हो जाए, यानी अम्ल बन जाए, तो दांतों के ऊपर की जो परत है, आप दांत पीले देखते हो, दांतुन नहीं करते हैं ना, तो दांत पीले पड़ जाते हैं, उसका कारण यही है दंत क्षय या टीथ डिके। तो 5.5 से कम हो जाए जब मुख की पीएच, तो दांतों के ऊपर की जो परत है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती, नष्ट होना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं दंत क्षय। इसका उपचार होता है कि आप जो क्षारीय प्रकृति का टूथपेस्ट उपयोग लेते हो, टूथपेस्ट जो अपन दंत मंजन उपयोग लेते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो दंत क्षय। जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है, मांसल संरचना होती है। फिर अपन आगे देखते हैं ग्रास नली, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। फिर अपन देखते हैं ग्रास नली में कर्मांकुचन यानी पेरिस्टालसिस होती है ताकि भोजन नीचे जाता रहे। फिर होता है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, यहां पर एक ढक्कन होता है जहां पर श्वास नाल यानी जहां पर अपन सांस लेते हैं उसको अलग करता है, और दूसरा भोजन जिसमें जाता है उसको अलग करता है। तो ऐसा कौन सा ढक्कन है जो भोजन और श्वास को अलग अलग करता है, वो होता है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। फिर होता है आमाशय, आमाशय जे आकार का होता है और इसमें क्या होता है एससीएल पाया जाता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो श्लेष्मा एससीएल पाचक जूस या डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। इसमें भोजन बिल्कुल लुगदी की आकृति का हो जाता है, इसको बोलते हैं काइम। तो ध्यान रखना आमाशय में भोजन किस रूप में होता है, काइम के रूप में होता है, लुगदी के रूप में। फिर छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखना 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, बहुत ही राउंडेबल होती है। इसमें अवशोषण होता है, यकृत से जो पित्त रस निकलता है ये इसमें आता है, अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस आता है वो इसमें आते हैं। इसमें भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत को देखोगे ना तो इसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं रसांकुर। ये रसांकुर क्या करते हैं, या रसांकुर या विलाई कहते हैं, ये विलाई भोजन को अवशोषण करने में मदद करते हैं। फिर जो पचा हुआ भोजन होता है वो पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचता है। फिर होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करता है, ध्यान रखना ये पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। फिर होता है मलाशय या गुदा, इसके द्वारा अपन बाहर निकाल दिया जाता है जो अपशिष्ट भोजन होता है। एक ऐसे पशु जो आप देखते हो रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले, इनमें एक खास चीज होती है कि इनके जो आप माना कि गाय को भी देखोगे तो आप गाय में देखोगे ना तो ये मुख से भोजन ग्रहण करेगी, यहां जो उसकी पाचन नाल है उसमें एक थैली होती है उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो ये जो थैली होती है इस थैली में ये भोजन इकट्ठा करती पहले, फिर इसको वापस बाहर निकालेगी, जुगाली करेगी, और फिर क्या होगा इसका अच्छे से पाचन होता है। तो ऐसे जीव जो जुगाली करते हैं उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट या रोमेंथी जीव कौन से होता है, रोमेंथी जीव, इसमें क्या होता है, रोमेंथम का मतलब होता है जुगाली करना। ये क्या करते हैं जल्दी भोजन को एक बार निगल लेंगे, फिर उसको वापस बाहर निकालेंगे, और फिर क्या करते हैं उसको वापस पाचन करते हैं। तो पुनः मुख में लाकर वापस पाचन करते हैं, और ये क्या करते हैं, किसका पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियां, जो सर्ब होती है, घास वगैरह, इनमें क्या होता है सेल्यूलोज पाया जाता है। इस सेल्यूलोज के पाचन के लिए एक बार भोजन ग्रहण कर लेगी, फिर उसको वापस बाहर निकालकर पाचन कर देगी। तो जुगाली वाले जीव। एक होता है अंधनाल या शिकम, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलती है ना उसको बोलते हैं अंधनाल या सिकम। इसमें ध्यान रखना अंधनाल या सिकम छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में होती है, इसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करती है। अमीबा का ध्यान रखना, अमीबा में कूट पादप पाए जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अमीबा क्या करता है, किसी भी भोजन को ग्रहण करने के लिए कूट पादपों का निर्माण करता है, भोजन अंदर जाएगा,
वापस कूट पादप बनाएगा, बाहर निकाल देगा अपशिष्ट पदार्थ को। तो अमीबा में क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया या कूट पादप पाए जाते हैं। अगला चैप्टर है ऊष्मा। ऊष्मा किस प्रकार से काम करती है, ऊष्मा को कैसे मापते हैं? देखो आपने देखा होगा ऊष्मा में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। एक तो तापमान क्या होता है, दूसरा ऊष्मा का स्थानांतरण या ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर कैसे होती है ऊष्मा, हीट कैसे ट्रांसफर होती है। आप थर्मामीटर लाते हो, किसी वस्तु पर रखते हो तो उसका तापमान अपने आप बढ़ता जाता है, ये ऊष्मा के माध्यम से होता है। थर्मामीटर देखते हो आप तो ये क्या ऊष्मा मापता है, ताप मापता है। तापमान इसका मापन थर्मामीटर के माध्यम से होता है। थर्मामीटर क्या होता है? कांच की नली होता है और कांच की नली में पारा भरा हुआ होता है। इसका मापन देखना, थर्मामीटर में मापन होता है 35 से लगाकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, आपसे पूछेंगे थर्मामीटर में कौन सा तापमान मापा जाता है, और आप सीधा कहोगे साहब 0 से लगाकर 100 तक। नहीं, थर्मामीटर में तापमान होता है, ध्यान रखना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और एक सेंटीग्रेड जैसे 35 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर के बीच की बात करता हूं तो इसमें 5 पैमाने होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5 पैमाने होते हैं। तो थर्मामीटर में कौन से मापन होते हैं? 35 से 42 होते हैं। और ध्यान रखिएगा क्या आपको कि जो थर्मामीटर होता है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य 5 क्या होते हैं? सूचकांक होते हैं, 1 से 5 लगा 5 तक। तो 35 से 36 के मध्य 5 मापन होंगे, तो 1/5 कर दो तो कितने डिग्री दिखाएंगे? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाता है थर्मामीटर का एक छोटा जो उसका क्या होता है? सूचकांक होता है वो। मानव शरीर का तापमान 36.9 के आसपास, 36.8 के आसपास, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का तापमान। इसको अपन बड़ा भी कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो थर्मामीटर होता है उसके उपयोग के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो थर्मामीटर को आपको जिस सतह का तापमान मापना है उसको एकदम सीधा रखो आप थर्मामीटर को। दूसरा कि थर्मामीटर के ऊपर एक बल्ब होता है, उस बल्ब को नहीं पकड़ना आपको। तीसरी चीज कि जो थर्मामीटर उपयोग लेने के बाद में उसकी धुलाई करनी चाहिए एंटीसेप्टिक से, तो प्रतिरोधी से धुलाई होनी चाहिए। 35 डिग्री से नीचे का तापमान नहीं माप सकता। तल जो यहां पर रख रहे हो वो एकदम सीधा होना चाहिए, वस्तु से, किसी अन्य वस्तु से टकराना नहीं चाहिए वो। फिर बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए, थर्मामीटर का जो ऊपर का बल्ब होता है उसे पकड़ना नहीं चाहिए। प्रयोगशाला में जो तापमापी होती है, अपन जो लैब में उपयोग लेते हैं, उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापने की क्षमता होती है। मौसम की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग लिया जाता है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमम पाइरोमीटर का उपयोग लिया जाता है, तापमापी का उपयोग लिया जाता है। अब देखो समस्या क्या होती है, पारा विषाक्त पदार्थ होता है तो निपटान अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि थर्मामीटर जैसे टूट गया तो टूटने के बाद में जिसमें जो पारा भरा हुआ होता है बहुत नुकसानदायक होता है। तो ध्यान रखना, तो जो समस्या यही होती है कि थर्मामीटर टूट भी गया तो उसका जो पारा होता है उसका निपटान करना बिल्कुल कठिन होता है। फिर अंकीय तापमापी का उपयोग लेना चाहिए। जैसे अपन घड़ी है, ये इस घड़ी से भी अपन टेम्परेचर माप सकते हैं, तो ये क्या है? अंकीय तापमापी है। तो अंकीय तापमापी के माध्यम से इसका उपयोग लेना चाहिए। तो ये इस प्रकार से है। फिर ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? देखो यानी किसी भी चीज में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, तो जो ठोस होते हैं उस ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा वो समझो। तो कोई ठोस होगा, उस ठोस में ऊष्मा का, माना कि ये दो ठोस है, इन ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा। फिर दूसरा एक पानी है, दूसरा गैस है, उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा। तो ठोसों में कैसा होता है? चालन के माध्यम से होता है। चालन का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरे के संपर्क में रहेगी तो यहां यदि तापमान ज्यादा है तो वो धीरे धीरे इसमें चला जाएगा, तो ये होता है चालन। चालन ध्यान रखना, जो भी धातुएं होती है, ऊष्मा की कुचालक धातुएं, कुचालक चीजें होती, उसमें ठोसों में क्या होता है? चालन विधि के माध्यम से क्या होता है?
चालन विधि के माध्यम से क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवन, दरु जो भी होता है, पानी जो भी होता है, आपने जैसे रोड डाली पानी गर्म करने के लिए, रोड क्या करती है, पानी को नीचे से ऊपर भेजती है, ये क्रिया क्या है, संवन है। गैसों में भी क्या होता है, सेवन से होता है। फिर होता है विकिरण, यानी किरणों के माध्यम से। तो आप पानी गर्म देखते हो, धूप में पानी रख दो अपने आप गर्म हो जाता है, तो विकिरण के माध्यम से। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का माध्यम है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण माध्यम है। काले और गहरे सर्दी में और हल्के रंग गर्मी में, इसलिए कहते हैं कपड़े आपको काले और गहरे पहनने चाहिए सर्दियों में, और गर्मियों में बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, इस विकिरण के कारण। क्योंकि जैसे ही सूर्य किरणें आपके ऊपर गिरेगी तो क्या करेगी, या तो परावर्तित होगी या अवशोषित होगी। काले रंग का कपड़ा क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जबकि सफेद रंग का कपड़ा क्या करेगा, टकरा कर वापस लौट जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ध्यान रखना। ऊष्मारोधी ऊन के कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए ताकि ऊष्मा बाहर नहीं निकले। एक चीज ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील, स्टील की तुलना में तांबा ज्यादा क्या होता है, चालक होता है। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। तो ये मोटे तौर से आपका तीसरा चैप्टर था, ऊष्मा। अब है चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में आपको बातें कुछ ध्यान रखनी है। इसका चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट या लवण। पहले अपन समझते हैं अम्ल और क्षार क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से समझो। अम्ल का मतलब होता है ऐसा जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब आपको कुछ सर कैसे, लिटमस क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में, लाइकेन। एक लाइकेन जीव होता है, उस जीव से बनता है लिटमस। अब इस लिटमस पत्र होता है, उस लिटमस पत्र पर यदि मैं अम्ल गिरा दूं, और ये अम्ल किस पर गिराऊं, नीले लिटमस पर, कोई नीला ब्लू रंग का लिटमस पत्र है, उस पर मैं अम्ल गिरा दूं तो ये कैसा बन जाएगा, लाल बन जाएगा। और यदि कोई लिटमस पत्र है उसको मैं क्या करूं, और वो किस प्रकार का है, लाल रंग का है, तो ये क्षार उस पर जैसे ही गिरेगा उसको कैसा बना देगा, नीला बना देगा। तो ध्यान रखना, अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। पहली चीज ध्यान रखना। दूसरा, आप तो इसकी ट्रिक ध्यान रखो, अनील और सालानी, क्षार लाल को नीला कर देता है, अनीला यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। दूसरा, अम्ल स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब होता है एक फंडा पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा किस में होती है, वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ बातें यहां सुन लो आप। एक होती पीएच स्केल, जो पीएच का मान ज्ञात करे वो होती पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करे। इसकी खोज किसने की थी, 1909 में सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन ने। ये स्केल होती है इस प्रकार की, इसमें 0 से 7, 7 से 14 मार्क होते हैं। अब यदि किसी की पीएच 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्षार है, और 7 है तो वो क्या है, उदासीन है। ये होती पीएच स्केल। अब यदि किसी की पीएच 7 से कम है तो वो अम्ल, और 7 से ज्यादा है तो क्षार। अब पॉइंट में भी हो सकता है, 7.1 भी है तो वो हल्का क्षार है। तो अम्ल की पीएच 0 से 7 के मध्य, और क्षार की पीएच 7 से 14 के मध्य होती है, यानी 7 से ज्यादा ही होती है। ठीक है, जबकि 7 क्या होता है, उदासीन होता है। इज दैट क्लियर। तो ये बातें आप अम्ल और क्षार के बारे में ध्यान रखिएगा, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। देखो, इसमें पढ़ेंगे अम्ल क्षार, अम्लीय वर्षा क्या होती है, खाद्य उर्वरक एवं मृदा क्या प्रभाव डालती है, फिर दैनिक जीवन में हम उदासीनीकरण, दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार कहां कहां काम आते हैं। देखो, अम्ल और क्षार, अम्ल लेटिन शब्द का एसियर शब्द से बना, एसियर। तो अम्ल किस शब्द से बना है, एसियर शब्द, यानी एसिड। एसिड शब्द किससे बना है, एसियर से बना है। इस एसियर का मतलब होता है खट्टा।
दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का रस, ये सब कैसे होते हैं? खट्टे स्वाद वाले होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार या बेस स्वाद कड़वा होता है, साबुन जैसा लगता है, और इसके सूचक के रूप में लिटमस पत्र का उपयोग लिया जाता है। लिटमस पत्र यानी सीधी सी बात है, ये प्राकृतिक सूचक है। जैसे अब देखो, लिटमस किससे बनता है? लाइकेन से। ये सूचक है, अम्ल है या कोई सार है, पता करना हो तो लिटमस पत्र ले आओ। हल्दी, आप देख जब हल्दी खाते हैं, जैसे ही साबुन से हाथ धोते हैं, साबुन होगा वो लाल बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हल्दी भी एक सूचक है, और साबुन कैसा होता है? क्षार होता है, और क्षार क्या करेगा? नीले को लाल करता है, नहीं जो हल्दी होगी उसको लाल कर देगा। गुड़हल की पंखुड़ियां यानी कुछ फूल भी होते हैं, उनकी पंखुड़ियों का उपयोग ले सकते हैं। लिटमस पत्र, ये सब प्राकृतिक सूचक है। सूचक भी तीन प्रकार के होते हैं, गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। फिर अपन बात करते हैं अम्ल वर्षा क्या होती है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, जिस बरसात की पानी की पीएच 5.6 से यदि कम हो, ऐसी बरसात जिसकी पीएच 5.6 से कम हो, वो अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा क्यों होती है? क्योंकि इस वातावरण में इतना पोल्यूशन है, प्रदूषण है। इस प्रदूषण में क्या होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करती है? जैसे ही पानी से क्रिया करती है तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इन सब का निर्माण करती है। तो ये अम्ल होते हैं, ये जैसे ही धरती पर गिरते हैं तो जो मृदा होती है उसको नुकसान पहुंच जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। पीएच कितनी हो जाएगी? 5.6 से कम हो जाएगी। ये दो पॉइंट ध्यान रखना। तो यहां पर आप देखो, देखिए अम्लीय वर्षा 5.6 से यदि पीएच कम हो जाए, और इसके लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। हाइड्रोजन यानी H2O के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेगी तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 बनाएगा नाइट्रिक अम्ल, यानी NO2 बनाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों क्या होती है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अब देखो सिरके में कौन सा, अब ऐसे एग्जाम में आता है सिरके में कौन सा अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल, है ना? तो देखो सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरका एसी, तो एसिटिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। पालक टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्ट शब्द कहीं भी आए दूध दही से संबंधित होगा, तो लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में, चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इसे मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखना। विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। चूने के पानी में, चूने के पानी में ध्यान रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, हल्के रंग का। फिर एक खिड़की का जो कांच होता है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ध्यान रखना। साबुन में जो उपयोग होता है वो क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ध्यान रखना। चूने का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। दूध या पानी, जब एसिडिटी होती है तो डॉक्टर अपन को दूध या पानी पीने को देते हैं। एक दवाई आती है उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिटी के उपचार में किसका उपयोग लिया जाता है? तो एसिडिटी के उपचार में उपयोग लिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं मैग्नीशिया का दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कई बार क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होती है तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो अम्ल में बदल जाती है, अम्लीयता दर्शाती है, फसल अच्छी नहीं होती है। तो अम्लीयता के उपचार में, यानी यदि किसी की मिट्टी है जो अम्लीय हो चुकी है, उसके उपचार में चूना का उपयोग लेते हैं। किसका? चूने का। और चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि कोई मिट्टी क्षारीय हो चुकी है या लवणीय हो चुकी है तो वहां उपयोग लेते हैं जिप्सम, CaSO4 0.2H2O, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग लिया जाता है। तो ध्यान रखना,
खाद्य उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से अम्लीय या क्षारीय मिट्टी हो जाती है। अम्लीयता के उपचार में चूने का उपयोग लेते हैं और क्षारीयता के उपचार में जैविक पदार्थ जैसे जिप्सम वगैरह इसका उपयोग लिया जाता है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण कहां कहां काम आता है वो देखो। जब अम्ल और क्षार मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा, साथ में क्या बनेगा, जल या पानी बनेगा। यह प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे आप देख लो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ में क्या मिला दो, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है। अब क्या होगा, ये OH किससे मिलेगा, H से मिलेगा, Cl किससे मिलेगा, Na से, तो NaCl बन गया, साथ में H2O बन गया, तो लवण बन गया, साथ में जल बन गया। ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उपयोग कहां कहां होता है, जैसे देखो मैंने आपको बताया मिट्टी की अम्लीयता है तो सारी चीज मिला दो, यानी चूना मिला दो, और यदि मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है तो उसमें अम्ल मिला दो, यानी जिप्सम मिला दो। दूसरा आपको दंत मंजन है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि जब आप देखते हो ना, मैंने आपको कहा इनेमल को नुकसान पहुंचाती कौन सी, ये जो भोजन के कण होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। मुख की pH 5.5 से कम होने पर इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है, तो जो क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन करते हैं। तीसरा एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का मतलब अम्ल ज्यादा है, तो क्षारीय चीज ले लो। क्षारीय चीज कौन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वापस उदासीन बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है, उदासीनीकरण। माना कि चींटियों ने डंक काट दिया है, अब डंक में भी कौन सा, फॉर्मिक अम्ल होता है, अम्ल के ऊपर क्षार लगा दो, यानी खाने का सोडा लगा दो, तो डंक का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उपयोग लिया जाता है। अगला चैप्टर अपना रहेगा 5वां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल सरल सा चैप्टर है और ये तो अपन ने इतनी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन 7वीं क्लास के चैप्टर एक दे रखा है, तो आपको ये ढंग से थोड़ा सा वापस समझ लो क्या चीज होती है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो भौतिक परिवर्तन, मैंने किसी लड़के को चांटा मार दिया, चांटा मारने पर गाल लाल हो गया, यानी उसका रूप चेंज हो गया, भौतिक परिवर्तन। लेकिन चांटा मारने पर उसको गुस्सा आया, उसके हार्मोन ज्यादा निकले, रासायनिक परिवर्तन। यानी भौतिक रूप में रंग रूप अवस्था इसमें परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन। और यदि किसी रसायन में परिवर्तन हो जाता है तो वो होता है, ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन। यानी वो कहते हैं ना कि मोती बिंदता टूटिया, मोती बिंदता टूटिया। भौतिक परिवर्तन पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज नहीं बनती है। जैसे रबड़ को खींचा आपने, खींच के छोड़ दिया, रबड़ तो रबड़ ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें चीज नहीं बन जाती। जैसे दूध को आपने जमा दिया, दही बन गया, दूध वापस प्राप्त नहीं कर सकते, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन दो ही चीजें ध्यान रखना, पहली चीज क्या, भौतिक रंग रूप अवस्था में परिवर्तन, दूसरा नई चीज नहीं बनती है, तीसरा यदि कोई आप चीज जिसके कारण से भौतिक परिवर्तन हो रहा है उसको हटा दो तो वापस वही चीज बन जाती है। और ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी आप चीज में बदल दो वापस बदल दो। जैसे आपने क्या, कागज को तोड़ दिया, कागज को फाड़ दिया और फेंक दिया, उसी फेंके हुए कागज को इकट्ठा किया, लुगदी बनाई, वापस कागज बना दिया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। यानी जिस चीज से अपन वापस किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, चाशनी है, उस चाशनी को आपने गर्म किया, गर्म करने पर वापस शक्कर बन गई, और शक्कर को वापस पानी में घोला, चाशनी बन गई, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या ध्यान रखना है, यह सीधी सी बात, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रसायन को परिवर्तन करते हैं। एक बार कोई चीज बन गई वापस नहीं बन सकती, यानी अनुत्क्रमणीय होते हैं। जिसके कारण रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसको वापस डाल भी दो या हटा भी दो तो वापस वो वाली चीज प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लग गया, रासायनिक परिवर्तन है। सेब को आपने काटा, काला पड़ गया, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारा रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ लिया, बर्फ पिघला,
कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना, चौक का घिसना, चौक घिस रहा हूं, भौतिक परिवर्तन। कागज के टुकड़े, कागज को फाड़ दिया, भौतिक परिवर्तन। भाप का जल में बदलना, सब्जी के ऊपर ढक्कन रखते हैं, पानी में बदल जाती भाप, भौतिक परिवर्तन। लोहे का गर्म होना, लोहे को गर्म होने के बाद वापस ठंडा कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती है, कोई जल रही है, जलने पर कौन सा परिवर्तन होगा? ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पिघलने पर जो मोम नीचे गिरा है उससे वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वह कैसा है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस, तो ध्यान रखना, दूध से दही बनना। दूसरा दहन, दहन का मतलब जलना, लकड़ी जल गई, उसे वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, कोयला बन गया, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम का जलना, जैसे ही मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन दोगे तो वो जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिला दो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्षार बन जाता है, इससे वापस ये तार प्राप्त तो नहीं कर सकते, तो मैग्नीशियम का जलना। कोई रंग परिवर्तन हो गया है तो वो भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन। ध्यान रखना, सरफ को आप क्या करो? पानी में घोल दो, तो क्या होगा? सरफ क्या करेगा? उस पानी को गर्म करता है, तो ये कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है, यह भी ध्यान रखिएगा। लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। अब एक चीज सुनो, ये लोहा है, उस लोहे में जल मिला, ऑक्सीजन मिली, तो क्या हो गया? Fe2O3 बन गया, यानी उसके ऊपर क्या लग गया? जंग लग गया, साथ में जल की बूंदें होगी, यानी लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और भी चीजें समझो आप। ओजोन परत है हमारे पृथ्वी के ऊपर, ये क्या करती है? यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब यदि इसका भी विघटन हो रहा है तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और सुनो, एक होता है यसद लेपन। यसद लेपन, इसको थोड़ा ढंग से समझो। यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, माना कि कोई लोहे का पाइप है, उस पाइप पर जंग नहीं लगे, क्या नहीं लगे? जंग नहीं लगे, इसके लिए क्या करो? इस लोहे के पाइप के ऊपर कोई परत चढ़ा दो किसी अन्य धातु की, जो बहुत ही अधिक क्या हो? चालक हो या क्रियाशील हो। लोहे से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, तभी तो लोहा बच पाएगा। तो लोहे के ऊपर किसी अन्य अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो तो लोहा खत्म होगा ही नहीं, इसकी ऊपर वाली परत ही खत्म होगी, यानी जंग लोहे को लगेगा ही नहीं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन है, गैल्वेनाइजेशन है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए तो क्या करो? उसके ऊपर कलर कर दो या यसद लेपन कर दो। एक होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जो किसी भी पदार्थ में जो जल होता है, जल, उस जल के अणु किस में बदल जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में। जैसे आप देखते हो Na2CO3.10H2O, ये 10 अणु जो जल के हैं ये किस रूप में है? क्रिस्टल के रूप में। तो क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का क्रिस्टल के रूप में बदलना। क्रिस्टल का मतलब होता है चमकदार चीज के रूप में बदलना, ये क्रिस्टल है। तो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया हो गई। अगला चैप्टर देखिए आप, अगला है जीवों में श्वसन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जीवों में श्वसन और उत्सर्जन किस प्रकार से होता वो देखो। कोशिका, किसी भी चीज में आप देखो, सजीव जो भी होगा वो सारी चीजें कहां होती? कोशिका में होती। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्या होती? क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा होता श्वसन, किसे कहते हैं? सांस को अंदर लेना छोड़ना श्वसन नहीं। श्वसन का मतलब होता है जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो और उसके माध्यम से भोजन टुकड़ों में बदलता है, भोजन टुकड़ों में बदलने के बाद ऊर्जा बनती है, इसे बोलते हैं श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? भोजन का ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीकरण होना एवं ऊर्जा का निर्माण करना। श्वसन का मतलब ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। तो श्वसन का मतलब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन भोजन को तोड़ती है, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन, यानी जो श्वसन कोशिका में होता है उसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। अब देखो, मैं आपको यहां
मानव की बात करते हैं। मानव में क्या होता है, दो फेफड़े होते हैं इस प्रकार से, ये 3 पाली, ये 2 पालियां होती है। इस फेफड़े में श्वसन को लेके आती है श्वास नाल या ट्रेकिया। ये श्वास नाल किसमें बदलती है, श्वसनिका में। श्वसनिका जो छोटी छोटी नलिका बदलती उसे बोलते हैं श्वसनिकाएं। इसको श्वसनी भी कह सकते हैं, श्वसनी भी कह सकते हैं। ये होती श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल्स। इस ब्रोंक्यूल्स के ऊपर देखना आप छोटी छोटी वायु की गुब्बारे नुमा, जो गुब्बारे की आकृति की होती है उन्हें बोलते हैं वायु कुपिकाएं या एल्वेलाई, एल्वेलाई या वायु कुपिकाएं पाई जाती है। अब देखो, आप जो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हो ना, इस फेफड़े में जाती है। इस फेफड़े में वायु कुपिकाओं से किसमें, खून में जाती है गैसें। तो किस प्रकार का प्रोसेस होता है वो देखो। सबसे पहले क्या होता है, जो आप गैस अंदर लेते हो उसमें, उसको बोलते हैं श्वसन। और श्वसन होता है अंदर लेना बाहर छोड़ना, तो श्वासो उश्वास, श्वासो उश्वास। तो सांस को अंदर लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग, या सीधी सी बात है श्वासो उश्वास। इसमें 2 प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। यानी आप यहां ऐसे ऐसे समझ लो, एक तो होता है गैसों का अंदर लेना, गैसों को लेना। दूसरा होता है गैसों को छोड़ना, गैसों को छोड़ना। गैसों को अंदर लेना उसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, निश्वसन, इनहेलेशन। और गैसों को छोड़ना कहलाता है उश्वसन या एक्सेलेशन। तो ये 2 प्रकार का प्रोसेस कहलाता है, ब्रीदिंग या श्वासो उश्वास। सांस अंदर गई, अंदर लेने के बाद में उसका होगा गैसों का वितरण। गैसों का वितरण कैसे होगा, गैस जो फेफड़े में गई है उसका अब क्या होगा, सीधी सी बात है विसरण पद्धति से माध्यम से खून में जाएगी। तो वो पद्धति कौन सी होती है, डिफ्यूजन। यानी फेफड़े में ऑक्सीजन अधिक है तो रक्त में चली जाएगी, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो फेफड़े में आ जाएगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन। फिर गैसों का क्या होगा, परिवहन होगा। खून में जाने के बाद में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, परिवहन होगा। ऑक्सीजन का परिवहन होगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो गैसों का परिवहन करता है, और सर्वाधिक कौन सी गैस का, ऑक्सीजन का। तो हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यह भी ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, यानी कार्बोनेट के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर से परिवहन नहीं होगा, वो होगा कार्बोनेट के रूप में, दूसरा प्लाज्मा के साथ में, और तीसरा कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। और जब ऑक्सीजन कोशिका के पास पहुंच जाएगी तो उसमें होगा कोशिकीय श्वसन। और ये कोशिकीय श्वसन, वापस देखो, कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 प्रकार से, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यदि ऑक्सीजन उपस्थिति में हो रहा है तो ध्यान रखना यह प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, उसमें यह प्रोसेस होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसका निर्माण करेगा, ऊर्जा का। साथ में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ मात्रा में क्या बनेगा, जल। तो श्वसन में किसका विघटन होता है, ग्लूकोज का। किस गैस की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनती है, ऊर्जा, और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, जल। ये प्रोसेस ही होता है श्वसन। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनेगी, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। और समझिए आप, यदि ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां क्या बनेगा, ध्यान रखना,
वहां बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और साथ में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, हमारे मांसपेशियों में जो थकावट होती है, मांसपेशियों में जो थकावट होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। और सुनो, कभी कभी ग्लूकोज क्या होता है, जैसे कवक, यीस्ट, इन सब में जो होता है कवक वगैरह में, उनमें क्या होता है, यदि ऑक्सीजन है ही नहीं तो किसमें बनेगी? एल्कोहल में बदल जाएगी। ग्लूकोज किसमें बदलती है? एल्कोहल में। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हो ब्रेड को, ब्रेड में छेद देखते हो, ये छेद क्यों होते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही गैस बाहर निकलती है तो क्या होती है? छेद बनाती है। यीस्ट, बियर उद्योग, जो बियर वगैरह बनाते हैं, उस बियर वगैरह उद्योग में किसका उपयोग लेते हैं? यीस्ट का। यीस्ट या खमीर का। ये क्या होती है? ये कवक होता है। यीस्ट या खमीर या कवक क्या करता है? उस ग्लूकोज को सीधे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन, अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो, वायु की अनुपस्थिति में होता हो, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में क्या होगा? यीस्ट, खमीर या कवक क्या करेगा? एल्कोहल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एल्कोहल या बियर किससे बनती है? यीस्ट या खमीर बनाता है। और क्या बनाता है? एल्कोहल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये श्वसन का चैप्टर था अपना। एक बार इसको वापस देख लो। वायवीय श्वसन, वायु की यानी जो ग्लूकोज होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज की अनुपस्थिति में टूटता है। जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगी। ग्लूकोज में ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कुछ मात्रा में ऊर्जा बनेगी। यीस्ट या खमीर एक कोशिकीय जीव है, अवायवीय श्वसन करता है और साथ में क्या बनाता है? ध्यान रखना, एल्कोहल बनाता है। इसका उपयोग शराब और बीयर उद्योग में किया जाता है। मांसपेशियों में जो थकान आती है लैक्टिक अम्ल के कारण आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है? वहां पर अनुपस्थिति होती है। सांस लेना, उश्वसन और निश्वसन। उश्वसन का मतलब तो होता है गैसों को, सीधी सी बात है, छोड़ना, और निश्वसन का मतलब गैसों को अंदर लेना। अंतःश्वसन या निश्वसन, गैसों को अंदर लेना। उश्वसन, गैसों को बाहर निकालना। श्वसन दर एक ध्यान रखना, मानव में 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या होती है? श्वसन लेने की दर होती है। किससे मापते हैं? ध्यान रखना, स्पीरोमीटर से। मानव में श्वसन दर किससे मापी जाती है? स्पीरोमीटर में। नींद में श्वसन कम लेते हैं और जब आप काम करते हो, व्यायाम करते हो, दौड़ भाग करते हो तो श्वसन की दर बढ़ जाती है। ये वैसे मैंने आपको बता दिया कि नाक से श्वसन ले सकते हो, मुंह से ले सकते हो, फिर फेफड़ों में जाती है श्वास नाल के माध्यम से, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं, फिर वायु कुपिकाएं। इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है श्वसन का। फिर देखिए आप अगली चीज, अगला है जंतुओं और पादपों में परिवहन। इसको देखिए आप, अगला 7वां चैप्टर है जंतुओं एवं पादपों में परिवहन। देखो परिवहन क्या होता है? माना कि कोई चीज है, उस चीज का क्या करना? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना परिवहन है। तो हमारा जब भोजन करते हैं तो भोजन भी तो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। किसके माध्यम से? या तो रक्त के माध्यम से, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, हृदय पंप करता है रक्त को। तो कोई ना कोई जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है परिवहन या परिसंचरण तंत्र। इसमें हमारे मानव में हृदय होता है, रक्त होता है, रक्त वाहिनियां होती है। रक्त में देखो क्या क्या चीजें होती है। रक्त एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड है, और संयोजी ऊतक होता है, जोड़ने वाला ऊतक होता है। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है? जो भी रक्त में घुलता है, घुलने के बाद ये कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो रक्त में कुछ चीजें होती है, जैसे एक तो होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहे तत्व की उपस्थिति होती है। इस रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, एक होती है रक्त की कणिकाएं या कोशिकाएं। प्लाज्मा में क्या होता है? इसकी मात्रा कितनी होती है? ध्यान रखना, प्लाज्मा की मात्रा होती है 55% और कणिकाएं होती है 45%। कणिकाएं कौन सी? एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स या रुधिर पट्टिकाएं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और ये आरबीसी काम क्या करती? गैसों का परिवहन करती, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है।
दूसरा होता है WBC। WBC ध्यान रखना शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और तीसरी होती प्लेटलेट्स, खून का थक्का जमाता है, रुधिर पट्टिकाएं या प्लेटलेट्स। रक्तवाहिकाएं, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेके जाती है? तो ध्यान रखना धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में ध्यान रखना, धमनी क्या करती है? हृदय से रुधिर को शरीर तक ले जाती है। शिरा क्या करेगी? शिरा रुधिर को शरीर से हृदय तक ले जाएगी। तो हृदय में खून कौन लेके आती है? शिरा। लेके कौन जाती है? धमनी। तो ये बातें ध्यान रखना। धमनी क्या होती है? शुद्ध रुधिर को ले जाती है, शिराएं अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाती है। लेकिन एक अपवाद ध्यान रखना, एक होती फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी होती है, और एक होती फुफ्फुसीय शिरा। जो फुफ्फुसीय शिरा होती है, देखो शिरा, शिरा का मतलब अशुद्ध रुधिर, लेकिन नहीं, यहां अलग चीज है। जब भी ये दो नाम पढ़ लो ना, तो यहां पर सतर्क होना आपको। फुफ्फुसीय धमनी हमेशा अशुद्ध रुधिर को चलाती है। किस रुधिर को चलाती है? अशुद्ध रुधिर को। जबकि फुफ्फुसीय शिरा हमेशा शुद्ध रुधिर को चलाती है। तो यह अपवाद है, ध्यान रखना। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को और फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर को चलाती है। ठीक है जी। अब देखो नाड़ी स्पंदन क्या होता है, यानी धमनियां या जो शिराएं होती है वो कितना दबाव डालती है उस नलिकाओं पर, वो होता है नाड़ी स्पंदन। ये होता है 72 से 80 मिनट पर, 72 से 80 बार पर मिनट। 72 से 80 बार क्या डालती है? दाब डालती है पर मिनट में। यानी हृदय धड़कन, इससे अपन माप सकते हैं, वो होती है 72 बार प्रति मिनट। लगभग अपन एक अंदाजा कहते हैं 72 बार प्रति मिनट। ये भी ध्यान रखना। देखो हृदय होता है, उस हृदय से धमनी निकली, धमनी कोशिकाओं तक ले जाए, कोशिका तक ले जाने के लिए पतली पतली जो नलिकाएं होती उन्हें बोलते हैं रक्त केशिकाएं। क्या कहते हैं साहब? रक्त केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं होती है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर, धमनी होते हुए भी अशुद्ध रुधिर को लेके जाती है, तो ये अपवाद है, ध्यान रखना। अब कुछ चीजें सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। परिसंचरण तंत्र में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो 7वीं क्लास की आपकी पुस्तक में मिलती है। पहला है, इनका जनक कौन है? विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र का जनक कौन? विलियम हार्वे। दूसरा, हृदय की धड़कन किससे मापते हैं? ये ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप से। इसके खोजकर्ता कौन थे? लेनेक। कौन थे? लेनेक। तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, इस प्रकार का यंत्र होता है, छाती पे लगाते हैं, डॉक्टर बोलता है सांस लो, ये हृदय धड़कन है। हृदय धड़कन को मापने वाला ये क्या होता है? स्टेथोस्कोप। खोज किसने की थी? लेनेक ने की थी। और देखो अगला है, पादपों में जनन किस प्रकार से होता है? इसको आप बड़ो अच्छे से समझो। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि पादपों में जो जनन है वो किस प्रकार, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जनन का क्यों आवश्यकता पड़ती है? किसी भी सजीव को अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक होता है, रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। जो जनन होता है ये कई चीजों से हो सकता है। एक होता है कायिक अंग, मतलब मेरे अंगुली नीचे गिरी, अंगुली से वापस पूरा पूरा शरीर बन गया, ये कायिक जनन कहलाएगा। मतलब कायिक अंगों से, जैसे आपने देखा केले के बीज होते ही नहीं है, तो केले के किसी, आप गुलाब देखो, गुलाब के कोई बीज नहीं है, उसी जो शाखा होती काट कर लगा दो, गुलाब बन जाएंगे। तो ये कायिक जनन है। कौन सा जनन है? सोमेटिक रिप्रोडक्शन है या कायिक जनन है। तो कायिक अंग कौन कौन से? जैसे मूल, तना, पत्तियां, इनसे यदि कोई वापस पादप बन रहा है तो वो कायिक अंग कहलाएंगे। जनन दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिले तो होता है लैंगिक जनन। लेकिन क्या होता है अलैंगिक जनन? जहां पर क्या हो, या तो कोई खंडन हो जाए, मतलब कोई एक जीव है, उस जीव में दो टुकड़े हो गए, अलग अलग जीव बन गए, खंडन। दूसरा होता मुकुलन, माना कि ये कोई जीव है और यहां से एक कलिका निकली, क्या निकली? कलिका या बडिंग। इस कलिका टूटा, कलिका टूटते ही एक वापस नया जीव बना दिया, ये होता मुकुलन। तो ध्यान रखना, जो
अलैंगिक जनन होता है जिसमें नर एवं मादा के अलग अलग युग्मक नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है, एक तो होता है खंडन, यानी शरीर दो भागों में खंडित हो गया, वापस नए जीव बन गए। दूसरा होता है मुकुलन, बडिंग, कोई कलिका बनी, उस कलिका से कोई जीव का निर्माण हो गया। तीसरा होगा कायिक प्रवर्धन, सोमेटिक डिवीजन। कायिक प्रवर्धन में क्या होगा, यानी कोई कोई अंग है, उस अंग से ही पूरे शरीर का निर्माण हो जाए, कायिक प्रवर्धन। और चौथा है बीजाणु का निर्माण, जैसे कवक होते हैं, कवक क्या करते हैं, इस बीजाणु का निर्माण करते हैं, स्पोर का निर्माण करते हैं, उस बीजाणु से नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो ये अलैंगिक जनन है, खंडन, मुकुलन, कायिक और बीजाणु जनन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसे आपने देखा मूल, तना, पत्ती, इनसे कोई नया पादप प्राप्त हो जाए, जैसे गन्ना, आलू, मनी प्लांट, आलू की आंख को उगाते हैं, मनी प्लांट, गुलाब, चंपा, ये क्या होते हैं, कायिक परिवर्तन के, कायिक जनन के उदाहरण है। कर्तन या कलम क्या करते हैं, जहां पर कोई पादप का तना है, उसकी एक शाखा को आप, जहां पर क्या होती, परोसंधि होती, ध्यान रखना, जैसे कोई गन्ना है, इस गन्ने में आप जो गोल गोल घेरे देखते हो बीच में, उसको बोलते हैं परोसंधि, इसी परोसंधि से जड़ें निकलती, ध्यान रखना। तो ये होता है परोसंधि से क्या करते हैं, इसको कलम को काटते हैं। कायिक कलिकाएं देखो, आलू, अदरक, हल्दी, इन सब में आंखों के आंख होती है, मतलब पतली पतली एक हरी हरी भाग बनता है, उसे आंख बोलते हैं। आंखों को काट कर नया पौधा प्राप्त कर सकते हो। ब्रायोफिल्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म, वो कैक्टस वगैरह देखते हो, थोड़ा सा भाग टूटेगा, नया बन जाएगा। तो पत्ती के किनारे भाग से कलिका निकलेगी, टूटेगी और नया पादप बना देगी। तो ये होता है ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा। जड़ द्वारा, शकरकंद कहीं जमीन में रह गया तो ध्यान रखना शकरकंद वापस उग जाएगा। तो जड़ों के माध्यम से भी शकरकंद, डायलिया या डहेलिया, ये भी क्या होता है, कायिक परिवर्धन करते हैं। कैक्टस, कैक्टस का पादप, कोई चीज टूट गई कैक्टस की, वापस नया कैक्टस बन जाएगा। मुकुलन, हाइड्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। दूसरा यीस्ट में होता है। तो डबल रोटी बनती है ना, उस डबल रोटी में जो उपयोग होता है यीस्ट या खमीर, वो भी ध्यान रखना क्या होता है, मुकुलन के माध्यम से बनता है। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है, जिसमें क्या होता है, यीस्ट, उसका एग्जाम्पल है, कोशिका से बाहर निकलने के बाद छोटा भाग एक बल्ब के समान बनता है, उसे बोलते हैं कलिका, और कलिका को बोलते हैं मुकुल। मुकुल के माध्यम से जनन होता है, इसलिए मुकुलन। फिर बीजाणु का निर्माण, तो बीजाणु का निर्माण किस में होता है, कवकों में होता है। फिर है उत्सर्जन। उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन का मतलब शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। मानव में उत्सर्जन के लिए किडनी पाई जाती है, वृक्क पाया जाता है। मानव में उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, किडनी या वृक्क पाया जाता है। इस प्रकार की संरचना होती है। यह होता है मूत्राशय, ये शिराएं धमनी आती है जहां से खून जाता है, खून किडनी में जाता है, और यहां पर क्या होता है, खून छनता है, शुद्ध होता है खून। तो खून कहां पर छनता है, फिल्ट्रेट कहां होता है, किडनी में। इसमें प्रोसेस क्या होता है वो समझ लो आप। देखो, सबसे पहले क्या होगा, खून आएगा और जाएगा। तो मानव में किडनी कितनी होती है साहब, 2 होती है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, खून आएगा और जाएगा। आएगा जाएगा, इसको बोलते हैं परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब भी इसमें होता है, किडनी के अंदर छोटे छोटे होते हैं नेफ्रॉन्स, क्या होते हैं भाई, नेफ्रॉन या वृकाणु। किडनी में छोटे छोटे वृकाणु या नेफ्रॉन्स होते हैं। जैसे ही खून इसमें आएगा तो यहां पर छनेगा, इस छनने की प्रक्रिया को बोलते हैं परानिस्यंदन। ये भाग होता है बहुमन संपुट का, और बहुमन संपुट के नीचे वाले भाग में ये होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो उत्सर्जन में पहला प्रोसेस होता है परानिस्यंदन। दूसरा, जब खून छनेगा तो वापस क्या होगा, बाइलकली पानी ज्यादा छन गया, कोई ग्लूकोज वगैरह छन गए, लवण छन गए, तो उनको वापस लिया जाएगा। इसको बोलते हैं पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। ये होता है वी आकार का हेनले का लूप। हेनले के लूप तक क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा। पुनः अवशोषण के बाद में यहां पर होती संग्राहक नलिका, और ये संग्राहक नलिका क्या करेगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा
वो उत्सर्जन या फिर अपन कहते हैं यूरिन या फिर कह सकते हैं मूत्र का निर्माण करती है। मूत्र में क्या क्या चीजें होती है वो देखो। मूत्र में लगभग अपन कह सकते हैं 95% क्या होता है, जल होता है। 5% में और क्या क्या चीजें होती है, देखो यूरिया होता है। यूरिया कितना परसेंट, लगभग 2.5% होता है। अमोनिया, अमोनिया होता है 0.25%, 0.25%। फिर कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जैसे यूरिक अम्ल वगैरह होते हैं। अब किसी भी मूत्र में पानी की कितनी मात्रा है उस आधार पर जीव कई प्रकार के होते हैं। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है। और ऐसे जीव जो पानी में ही रहते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक। जैसे अपन देखते हैं मछलियां पानी में रहती है तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है, अमोनोटेलिक होती है। अमोनिया बहुत अधिक जहरीला होता है, मानव में पानी की थोड़ी कम मात्रा होती है जलीय जीवों की तुलना में, तो अमोनिया यूरिया में बदलता है, इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। तो मानव में कैसा होता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरियोटेलिक है। एक होता है यूरिकोटेलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे रेगिस्तान के जो जीव हैं, है ना, ये पक्षी वगैरह हो गए, ये सब यूरिकोटेलिक है। क्यों, इसमें पानी की मात्रा मानव से भी कम है, तो कैसे हो गया ये, किसका ये कैसे है, यूरिकोटेलिक, यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपका हो गया उत्सर्जन तंत्र। एक बार वापस देख लो इसको। मूत्र बनना, प्रोसेस प्राणिशयंदन, पुनः अवशोषण उत्सर्जन। मूत्र में 95% जल होता है, यूरिया 2.5% होता है। पसीना, पसीने के माध्यम से भी उत्सर्जन होता है, ध्यान रखना, पसीने के माध्यम से भी लवण वगैरह उत्सर्जित होते हैं। निष्कासन जल की मात्रा पर निर्भर करता है। मछलियां अमोनिया टैलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। पक्षी, छिपकलियां जो सेमी सॉलिड यानी विष्टा होती है, उस विष्टा का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में। मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है। पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां समझो। पादप में जो जड़ होती है, ये जड़ क्या करती है, जल का अवशोषण करती है और ऊपर लेके जाती है। ये ऊपर लेके कौन जाता है, जाइलम। पादप के ऊपर जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां भोजन बनाती है। पत्तियां क्या बनाती है, भोजन बनाती है। इस भोजन को ऊपर से नीचे लाया जाता है, ये लेके कौन आता है, फ्लोएम। तो जैसे जाइलम जल को ऊपर ले जाता है, फ से फूड, फूड यानी फ्लोएम, फ्लोएम ऊपर से नीचे लेके आता है किसको, भोजन को। तो पत्तियों से भोजन नीचे लेके आता है कौन, फ्लोएम, और जाइलम जल को नीचे से ऊपर लेके जाता है। और इस हेतु जल के अवशोषण के लिए मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। अब देखो पत्तियों के ऊपर जो पादप होता है, उस पादप में जो अधिक पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए वाष्पोर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है, ताकि पौधे का टेम्परेचर, जब बहुत अधिक तापमान होता है तो पौधा भी पानी को बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं वाष्पोर्जन, वेपोराइजेशन। ये भी इस कारण से भी होता है, ताकि पौधा का तापमान है वो नियमित रहे, नियंत्रण रहे। फिर अगला चैप्टर आता है अपना पादपों में जनन, ये तो हो गया। एक बार इसमें देखो लैंगिक जनन, देखो यहां आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अपन ने कुछ चीजों को इस पीपीटी के आधार पर छोड़ दिया था। मैं आपको इसको अलग से समझा देता हूं। देखो कोई भी फूल देखोगे ना आप, पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें किस प्रकार से कोई फूल है, मैं आपको यहां बना देता हूं। इस फूल में देखिएगा आप, इस फूल के पार्ट्स को समझो आप। ये जो बाहर होते हैं उन्हें बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसके अंदर एक और दलपुंज होते हैं, उन्हें बोलते हैं पंखुड़िया या दलपुंज। ये जो आपको इस प्रकार की आकृति दिखती है इन्हें बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर वाली ये जो भाग दिखती है वो होती स्त्री केसर। इसके ऊपर वाला भाग होता है वृत्तिका, नीचे वाला भाग होता है अंडाशय।
अब देखो बड़े ध्यान से समझना, जो फूल होता है ना वही पादप का लैंगिक अंग है। कई बार क्या होता है, जो पुंकेसर होता है इसमें होते हैं पुमणु या परागकण। परागकण छोटे छोटे इन्हीं पराग कोश से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा कहां पहुंचते हैं, वृत्तिका पर। ये वृत्तिका, इस वृत्तिका, ये पूरा वाला भाग वृत्तिका है, इसके ऊपर होता है वर्तिकाग्र, इस पर गिरता है ये कण, हवा से हो चाहे कोई पक्षी या कीट के माध्यम से चिपक कर इसके ऊपर गिरता है। यहां से गिरने के बाद एक नलिका बनती है और इस अंडाशय के पास जाता है और यहां किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, यानी परागकण और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद बीज का निर्माण करते हैं। किसका, बीज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में लैंगिक जनन होता है। परागकण अंडाणु मिलते हैं और एक अलग प्रकार के बीज का निर्माण करते हैं। अब देखो दो प्रकार के पादप होते हैं, फूल होते हैं, एक तो होता है एक लिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी। यानी ऐसे पादप जिसमें पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, दोनों साथ में नहीं हो, वो होता है एक लिंगी। और ऐसे फूल जिसमें स्त्री केसर भी हो और परागकण भी हो, वो होता है द्विलिंगी। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण का मतलब होता है एक पुष्प में ही अपने आप परागण हो जाए, यानी जो परागकण है वर्तिका तक पहुंच जाए, स्वपरागण। परपरागण यानी एक फूल दूसरे फूल से अपने परागकणों को भेज देता है, पक्षियों के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, तो होता है परपरागण। एक ही फूल में हो स्वपरागण, अलग अलग फूल में हो परपरागण। फिर होता है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा के युग्मों का मिलना। नर और मादा, जैसे मानव होगा तो उसमें शुक्राणु अंडाणु का मिलना, इस प्रकार से उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। फिर होता है बीज प्रकीर्णन। देखो बीज एक ही पादप का अलग अलग स्थान पर प्रकीर्णन, यानी एक पादप में बीज बने, बीज बिखरते हैं, बिखरने पर अलग अलग जगह पर जाते हैं, उसे बोलते हैं बीज प्रकीर्णन। ठीक है। ऐसे पादप जिनमें पंख युक्त बीज होते हैं, आपने देखा होगा आंकड़ा, आंकड़े के जो बीज होते हैं उसमें चारों ओर से बिल्कुल रोम निकले हुए होते हैं। तो ऐसे बीज जिसमें क्या होता है, पंख निकले हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं मैपिल। क्या बोलते हैं, मैपिल। एक होता है सोइजन, वो होता है ड्रम स्टिक के रूप, ड्रम की जो स्टिक होती है उसके नुमा उसका बीज होता है। आक या मदार, इसका रोम युक्त बीज होते हैं। सूरजमुखी, इसके रोम युक्त फल होते हैं। तो सूरजमुखी के रोम युक्त फल, आक का या मदार का रोम युक्त बीज, सोहिजन का ड्रम स्टिक के भांति बीज होता है, और जो मैपिल होता है उस मैपिल में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। नारियल, नारियल में क्या होता है, जो जल होता है पानी के अंदर अपने बीज को भेजता है, और फिर आपको पता है नारियल कहां होता है, समुद्र के किनारे होगा, जहां पानी अधिक होगा वहां होगा, तो वो अपने जो बीज होंगे वो जल के माध्यम से भेजता है। यूरेना या जून्थियम, यूरेना या जून्थियम, यूरेना या जून्थियम, यूरेना या जून्थियम क्या करेगा, जंतुओं के माध्यम से, इसके बीज कांटेदार होते हैं, आपने देखा होगा गांव के अंदर कांटेदार बीज होते हैं, वो किसी पशुओं के ऊपर चिपकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। ये तो यूरेना या जून्थियम, वो जंतुओं के माध्यम से अपना दूसरी जगह पर बीज भेजते हैं। एरंड यानी जो आपका अरंडी और बालसम, ये क्या होते हैं, झटके से फल को फोड़ते हैं और उसके बीज प्रकीर्णित होते हैं। क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन ध्यान रखना, एक ही जनक से उत्पन्न जीव को क्लोन कहा जाता है। ये वापस स्त्रीकेसर पुंकेसर हो गया, परागकण हो गया, मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है, अगला है गति एवं समय। गति एवं समय में सबसे पहले गति किसे कहते हैं, किसी भी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति, यदि स्थिर है और ये अपने स्थान से हिल रही है तो ये गति है। यानी गति सापेक्ष होती है, किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु को देखा जाता है। माना कि कोई बस में बैठा है,
एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है, ये दोनों स्थिर है, इसमें गति नहीं है, भले ही बस चल रही हो लेकिन गति नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, स्थिर है। यदि एक व्यक्ति चल रहा है, जैसे टिकट काटने के बाद जो कंडक्टर आता है, वो अपने स्थान से गति कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति स्थिर है और उसकी तुलना में ये गति हो रही है। बस के अंदर बैठे हुए यदि कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा है, ये गति है। गति सापेक्ष होती है, ठीक है। तो गति, यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा किसी अवस्था में परिवर्तन करती, पेड़ों की पत्तियां हिलती और व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा है, तो गति है वो। गतियों के प्रकार, सरल रेखीय गति, किसी सीधी रेखा पर चल रही कोई गति है, जैसे कोई सीधी सड़क है उस पर कोई कार चल रही है, सरल रेखीय गति। वर्तुल या वर्ताकार गति, पंख हुआ या पहिया हुआ, अपने स्थान पर वर्तुलाकार घूमता है तो वर्तुल गति। आवर्ती गति, ये कोई लोलक है, अपने स्थान पर घूम रहा है, यानी निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहरा रहा है, कैसी गति है, आवर्ती गति। कुछ गतियां बिल्कुल धीरे धीरे होती, मंद गति, और कुछ तेज होती, तीव्र गति। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी चाल क्या हो गया, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान रखना, एक कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो 300 बटा 5 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल किसे कहते हैं? कुल दूरी बटा कुल चाल, सॉरी कुल समय। समय किसे कहते हैं? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब कुछ उपकरण ध्यान रखना, चाल का मापन किससे करते हैं? दूरी के आधार पर। दूरी का मापन, दूरी किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। दूरी ओडोमीटर से मापते हैं, पथ मापी से मापते हैं। चाल किससे मापते हैं? चाल स्पीडोमीटर से या चाल मापी से मापते हैं। चाल कितनी स्पीड से बढ़ रही है, इसको बोलते हैं एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर। फिर विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं, विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं, ठीक है। फिर ये तो दूरी और समय का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है। फिर 10वां पार्ट है विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। विद्युत धारा किसे कहते हैं, पहले तो समझो। आवेश है कोई भी, माना कि इलेक्ट्रॉन है, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, तो कितने गति से चल रहे हैं, वो विद्युत धारा है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश बटा समय क्या है, विद्युत धारा है। आवेश को बोलते हैं कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का सेकंड, तो विद्युत धारा का मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड, इसी को ही बोलते हैं एम्पियर। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो ध्यान रखना, अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं साहब? अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा की दिशा किससे मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। यानी इस दिशा में जा रही है या इस दिशा में जा रही है, तो मापेगा कौन? गैल्वेनोमीटर। और सुनो, विद्युत बैटरी का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, प्लस बड़ा होगा, माइनस छोटा होगा। विद्युत स्विच किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार से विद्युत स्विच होता है। बल्ब का प्रतीक क्या होता है? ध्यान रखना, इस प्रकार से, और गोल निशान होगा। तो ये इस प्रकार का विद्युत परिपथ होता है। तापीय प्रभाव, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? ऊष्मा का उत्पन्न करते हैं या ताप या तप्त हो जाता है। जैसे आपने हीटर का तार देखा होगा, हीटर का तार क्या होता है, जैसे ही क्या होगी उसमें से विद्युत धारा निकलेगी तो गर्म हो जाता है, ताप उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, नाइक्रोम का तार, ये सब क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा से। तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। फ्यूज तार, फ्यूज तार सीसा और टिन का बना होता है। किसका? सीसा और टिन का। ये क्या करता है? लघु पतन से सुरक्षा करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। किसका बना है? सीसा और टिन का। इसका ध्यान रखना, प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। एमसीबी, फ्यूज तार उपयोग लेना बंद कर दिया, अब क्या करते हैं? एमसीबी का उपयोग लेते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखना, एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
परिपथ को विद्युत धारा की सुरक्षा सीमा को अचूक बनाने के लिए इसका उपयोग लेते हैं और ये अपने आप ऑफ हो जाता है। ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट या फिर ताप ज्यादा मिलता है तो ये अपने आप ऑफ, लोड बढ़ता है जब भी किसी परिपथ पर तो ये एमसीबी नीचे गिर जाती है, यानी इसका स्विच ऑफ हो जाता है, विद्युत धारा जाना बंद हो जाती है। बल्ब भी क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। बल्ब भी क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो बल्ब की तुलना में सीएफएल अच्छा रहता है। कौन, सीएफएल, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सीएफएल विद्युत ऊष्मा कम बनाता है, तो विद्युत धारा की जो हानि है उसको कम करता है। कौन, सीएफएल। अगला है पाठ नंबर 11, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, सीधी और सरल रेखा में गतिमान होता है, इसी कारण छाया बनती है। एक दिशा में चलेगा तभी तो छाया बनेगी। तो देखो यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रकाश इस साइड से आ रहा है तो छाया बन रही है। तो प्रकाश सीधी और सरल रेखा में चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रकाश से ही वस्तुएं दिखती है। यदि प्रकाश किसी वस्तु पर गिरी और अपनी आंखों से वापस टकराई तो वस्तुएं दिखाई देती है। परावर्तन, प्रकाश की पहली घटना है परावर्तन। परावर्तन का मतलब जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश टकराकर पुनः लौट आता है, इसे बोलते हैं परावर्तन। तो किसी वस्तु से प्रकाश का टकराकर पुनः लौट आना परावर्तन कहलाता है। जैसे दर्पण में, कांच में कोई चमकदार वस्तु है, उसमें पॉलिश की भी, अब टाइल्स देखते हैं, टाइल्स में परावर्तन होता है, कांच में होता है, इन सब में परावर्तन होता है। हालांकि परावर्तन एक कोई भी दीवार होगा उसमें परावर्तन तो होगा ही होगा, जहां से प्रकाश गुजर नहीं सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान से गुजर नहीं सकता, वहां से टकरा कर वापस आएगा। तो अपारदर्शी वस्तुओं में अधिकतर क्या होता है, परावर्तन होता है। ये समतल दर्पण की बात करते हैं अपन, जो सुबह सुबह थोपड़ा देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं। समतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब, यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो इसका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, इसके बराबर बनेगा, यानी इस वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, और जो दर्पण के पीछे बनेगा। यानी ये कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये ध्यान रखना, वास्तविक कभी भी नहीं बनता है दर्पण से प्रतिबिंब, वास्तविक नहीं बनता समतल दर्पण से। समतल दर्पण तो सुबह सुबह अपन जो कांच देखते हैं ना, उससे आभासी बनेगा, यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आप ऐसा प्रतिबिंब, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो वो होता है वास्तविक। तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, बिंब के बराबर बनता है, सीधा बनता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और ये भी ध्यान रखना, दायां का बायां दिखेगा, यानी राइट का लेफ्ट दिखता है। माना कि मैंने आर ये लिखा तो सामने आर ऐसे दिखेगा दर्पण में, तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है। अब देखो, एक होता है गोलीय दर्पण। कई बार क्या होता है, दर्पण को अपन ऐसे गोल भाग में काट देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल होता है, दूसरा होता है अवतल। इसको अपन अलग से समझ लेते हैं। देखो, एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। यहां से आपके डाउट क्लियर होने जरूरी। माना कि कोई मैंने कांच लिया, इसमें कांच में मैंने पॉलिश की, एक के अंदर कर दी, एक के बाहर कर दी, इसको काट दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये गोलीय दर्पण है। अवतल कौन सा, उत्तल कौन सा, जिसके अंदर पॉलिश की हुई हो, जिसके अंदर पॉलिश की हुई हो, वो तो कैसे होते हैं साहब, उत्तल होते हैं। और जिसके बाहर पॉलिश की हुई हो, अंदर नहीं हो, वो होते हैं अवतल। आपसे पूछेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा कैसे बनेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेंगे, आभासी बनेंगे। छोटा बड़ा बन सकता है, छोटा बनेगा, अधिकतर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और बड़ा बन सकता है, बराबर बन सकता है। अब इसके आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। बगल दर्पण, गाड़ियों का जो बगल दर्पण होता है, साइड मिरर होता है गाड़ियों के साइड में, वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, और छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, और बराबर बन सकता है। ये बातें आप ध्यान रखना अवतल दर्पण में। इसका उपयोग ध्यान रखना, नाई की दुकान पर, नाई का दुकान जो हजामत वाला कांच होता है, सेविंग मिरर होता है, वो अवतल दर्पण होता है। मुख्य तौर से एग्जाम्पल ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर अपन बात करते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं साहब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक बात, गाड़ियों का हेडलाइट कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है।
गाड़ियों का हेडलाइट, टॉर्च का जो कटोरी होती है, उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण। प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक होते हैं। आभासी का मतलब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वास्तविक जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। आभासी समतल, अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस और अवतल लेंस इनसे बनता है। वास्तविक हमेशा ध्यान रखना उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन लेंस की। लेंस में जो प्रकाश होता है वो आर पार निकल जाता है, इसलिए ये कौन सी घटना होती? अपवर्तन। लेंस गोलीय लेंस की बात करते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल को देखोगे ना तो बीच में से उभरा हुआ, साइड से पिचका हुआ। अवतल को देखोगे तो बीच में से पिचका हुआ, साइड से उभरा हुआ। उत्तल लेंस में जो किरणें होगी वो केंद्रित होती है, यानी अभिसारी होता है। उत्तल जो लेंस होता है वो अभिसारी होता है। अवतल में क्या होता है? किरणें आभासी बनाएगा, इसका मतलब ये यहां आपको मिलती हुई होगी और ये बिखरती हुई दिखेगी, यानी ये अपसारी होता है, किरणों को फैलाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये वास्तविक बनाता है। उत्तल हमेशा वास्तविक बनाएगा, छोटा बना सकता है, बड़ा बना सकता है और बराबर बना सकता है। ये कैसा बनाएगा साहब? छोटा बनाएगा और बराबर बनाएगा। तो ये बातें आप अवतल में उपयोग ध्यान रखना। जो कैमरे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उसमें किसका उपयोग? उत्तल लेंस का उपयोग कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में। अवतल लेंस का उपयोग ईएनटी विभाग में। और अपन अवतल लेंस का उपयोग देखें निकट दृष्टि दोष के उपचार में, यानी ऐसी वस्तुएं जो दूर की नहीं दिखती उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, उसका उपचार होता है अवतल लेंस। जिसको चश्मा में दूर की वस्तु नहीं दिख रही है ना, उसमें अवतल लेंस लगाते हैं, ध्यान रखना। तो ये अपना पाठ हो गया 11वां। अब अगला चैप्टर देखते हैं। वन हमारी जीवन रेखा, वन हमारे फेफड़े। वनों में क्या क्या खास बात ध्यान रखनी है? O2 वनों का क्या क्या फायदे हैं? ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, दूसरा शीतलता प्रदान करता है, अगला कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाता है, अगला जल शोधन यानी जो पानी होता है उसके शुद्धिकरण में काम आता है। अब देखो जो वन होते हैं ना, उसको वनों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है शाख, दूसरा होता है झाड़ी और तीसरा होता है वृक्ष, यानी इसको बोलते हैं हर्ब, इसको बोलते हैं शर्ब और इसको बोलते हैं ट्री। हर्ब, शर्ब और ट्री, यानी शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख बिल्कुल एकदम फ्लैट जमीन के चिपके हुए, झाड़ी थोड़ा ऊपर बढ़े हुए, वृक्ष बहुत ही बड़े होते हैं। वनों के उत्पाद क्या क्या है? जैसे गोंद, लकड़ी, तेल, मसाले, ये सब वनों के उत्पाद है। शिखर क्या होता है? जैसे देखो कोई प्लांट है, इस पादप के तने के ऊपर उठा हुआ भाग जो इस तने से भी ऊपर होता है वो होता है शिखर। अब कभी बार क्या होता है, इनके नीचे छोटे छोटे पादप होते हैं, इनको ये जो वृक्ष है वो ढक लेता है, इसको बोलते हैं वितान या कैनोपी। कैनोपी या वितान। कैनोपी किसे कहते हैं? छोटे वृक्षों को बड़े वृक्ष एक बिल्कुल छाते नुमा संरचना बनाकर ढक लेते हैं, उसको बोलते हैं वितान। तो वन उत्पाद शिखर हो गया। शिखर का मतलब होता है तने से ऊपर उठा हुआ भाग जो उसकी वृक्ष की ऊंचाई निर्धारित करता है, शिखर होता है। वितान या कैनोपी कोई दूसरे वृक्ष जो ऊंचे होते हैं एक बिल्कुल छाते नुमा आकार से किसी छोटे वृक्ष को ढक लेते हैं, वितान कहलाता है। अधोतल, अधोतल का मतलब ये होता है जो वृक्षों की शिखर की आकृति होती है वो आमाप में पृष्ठ पर भिन्न होती है, इस कारण से वन विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज परत। अब देखो अधोतल का मतलब सीधी सी बात है, माना कि ये कोई प्लांट इतना ऊंचा है, ये छोटा सा कम ऊंचा है। अब इनमें क्या होता है, जो शिखर होते हैं इन शिखरों की आकृति और आमाप अलग अलग होते हैं। अब ये अलग अलग होने के कारण इनके जो विभिन्न ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है, इनको बोलते हैं अधोतल। क्या होता है? अधोतल कहते हैं। शिखर के अलग अलग आकार और आमाप के कारण इन वृक्षों की अलग अलग आकृति होती है, उन्हें अधोतल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि कुछ जीव अपने परस्पर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? तो ध्यान रखना गुरुड़ या बाज कह सकते हो।
तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब होता है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है पेड़ पौधों की पत्तियां नीचे गिरी जमीन पर, जमीन पर क्या होता है, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो उस पत्तियों को तोड़ते हैं, अपघटन करते हैं और उस मिट्टी में मिला देते हैं। ये मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। तो पेड़ पौधे एवं मिट्टी या फिर पेड़ पौधों की सड़ी हुई पत्तियां और मिट्टी मिलकर ह्यूमस का निर्माण करती है। ह्यूमस जो भूमि होती है, मृदा होती है, उसका ऊपरी परत होती है। तो ह्यूमस सड़े गले जैविक पदार्थों से ह्यूमस बनता है और ये बहुत अधिक उपजाऊ होता है। अगला देखो, पुनर्जनन और वृद्धि। ये तो कोई खास बात है, वन नष्ट होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, खाद्य पदार्थ जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित हो जाएगी, हमारे जीवन के लिए घातक प्रभाव डालेगी, जल को बांधे रखने की क्षमता कम हो जाएगी, नदियां का बहाव को रोक नहीं पाएगी। ये वन ही तो है जो बहाव को रोकते हैं। एक ये भी ध्यान रख, बाढ़ को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है वो मृदा अपरदन को रोकता है। क्योंकि कोई भी पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर जैसे बरसात हुई और बारिश होने पर क्या होगा, इनकी पत्तियों से फिर आएगा मिट्टी पर पानी, तो ये क्या करता है, पेड़ पौधा होता है, ये मृदा के बहाव को भी रोकता है। वन के फायदे सबको पता है। भारत में 21% वन क्षेत्र है, ये तो अब आप करंट डाटा देखिएगा। अगला है अपशिष्ट जल की कहानी, लास्ट चैप्टर। अपशिष्ट जल या जो भी वेस्ट मैटर होता है, स्टोरी ऑफ वेस्ट वाटर, उसका अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, झाग से भरपूर तेल वाला जो अपशिष्ट से युक्त जो पानी होता है, झाग से भरपूर तेल, काले भूरे रंग का जल जो शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 2005 को यूएन असेंबली द्वारा 2005 से लगाकर 2015 तक एक जल दशक मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जल दशक मनाया गया था। और इसका जो मोटो था वो था जीवन के लिए जल, इस मोटो से मनाया था। वाहित मल का उपचार। अब देखो, वाहित मल का मतलब होता है जो बहने वाला जल, जो घटिया जल होता है, उसमें होते हैं संदूषक या कंटोनमेंट। ये संदूषक क्या करते हैं, जैसे कोई ठोस प्रकार के हो सकते हैं, द्रव प्रकार जैसे तेल वगैरह हो सकते हैं, ठोस मतलब कोई अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है। संदूषक या कंटोनमेंट, इस संदूषकों को अलग करके जो जल का उपचार करते हैं वो होते हैं वाहित मल का उपचार। अब इसको बड़े ध्यान से समझना आप। अशुद्धियां कौन कौन सी हो सकती है, यानी कंटेनमेंट या फिर कंटामिनेंट क्या होते हैं, संदूषक ठोस हो सकते हैं जिसमें कार्बनिक, जैसे मल, जैविक अपशिष्ट, सब्जियों के कूड़े वगैरह, ये कार्बनिक। अकार्बनिक कोई पदार्थ हो गया, धातु हो गया। पोषक तत्व पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये यूरिया वगैरह। जीवाणु, कोई जीवाणु हो सकते हैं टाइफाइड वगैरह के, ये उसमें पाए जाते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव, पैचिस वगैरह के, हैजा फैलाने वाले जो वायरस होते हैं, ये सब जीवाणु होते हैं, वो सब इसमें मिल सकते हैं। अब इस वाहित जो प्रदूषित वाटर होता है उसका उपचार कैसे करते हैं, देखो। प्रदूषित जल में अशुद्धियां बड़ी होती है, उनको अलग करते हैं, फिर वातन प्रक्रम से गुजरते हैं, उसमें हवा दी जाती है। हवा से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। फिर उसको फिल्टर करते हैं, यानी बजरी वगैरह होते हैं, उसको कण को अलग करते हैं, और फिर उसमें क्लोरीन डालते हैं और फिर उसको भेजते हैं। वापस देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई गंदा वाटर आया तो उस पर पहले सलाका लगाते हैं। सलाका से क्या होगा, जैसे बड़े बड़े कोई रेपर है, प्लास्टिक है, ये सब यहाँ पर रुक जाएंगे और पानी आगे निकल जाएगा। पानी आगे निकलने के बाद में एक टैंक होता है, उसको बोलते हैं अवसादन टैंक। क्या बोलते हैं उसको, अवसादन टैंक। अवसादन टैंक में डालते हैं। अवसादन टैंक में क्या होता है कि जो भी भारी पदार्थ होगा वो पेंदे में बैठ जाएगा, जैसे मिट्टी के कण वगैरह पेंदे में बैठ गए। अब जो हल्के पदार्थ है वो आगे चलेंगे, इसको वी आकार के एक गड्ढे से गुजारेंगे। वी आकार के टैंक से गुजारने पर क्या होगा कि जैसे ढलान से नीचे आएगा तो अशुद्धियां पेंदे पर बैठेगी और उसको बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं, स्लज या आपंक। आपंक मतलब गंदगी। और कुछ अशुद्धियां ऊपर तैरने लग जाएगी, उसको बोलते हैं अपमित्र। अपम मित्र या स्कीमर या अपम मित्र। वापस देखो, सलाकाएं, बड़े बड़े
पैम्पर प्लास्टिक वगैरह अलग करेगी, फिर अवसादन टैंक में गिरेगी। अवसादन टैंक के बाद में पेंदे में मिट्टी जम जाएगी, पेंदे मिट्टी जमने के बाद ऊपर कुछ अशुद्धियां रह जाएगी, ऊपर वाली अशुद्धियों को फिर अपन एक गड्ढे से गुजारते हैं वी आकार के टैंक में नीचे स्लज या अपंक रहेगा, ऊपर पर रहेगा अपम मित्र या स्कीमर रहेगा, इसको अपन हटा देंगे, इस अशुद्धि को निकाल लेंगे, फिर उसको अपन क्लोरीन में मिला देंगे। क्लोरीन में मिलाने के बाद में अपन इसको खेतों में भेज देंगे या पीने के पानी के रूप में उपयोग ले सकते हैं। लेकिन अब वो कुछ चीजें सुनिएगा, ये जो आपंक है या स्लज है, इस जो गंदगी होती है बड़ी बड़ी, इनको खाद के रूप में भी उपयोग ले सकते हैं। तो ये होता है वाहित मल का उपचार। वापस देखो, सबसे पहले क्या होगा, सलाखाओं से गुजारेंगे बड़ी बड़ी, यहाँ पे बड़े बड़े जो रेपर्स है प्लास्टिक अलग हो जाएंगे। फिर पानी आगे बढ़ा, ये अवसादन टैंक आ गया। कौन सा टैंक आ गया, अवसादन सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पर क्या होगा, जो बजरी वगैरह होंगे, रेत के कण होंगे, वो जम जाएंगे। फिर इसको वी आकार के टैंक से गुजारेंगे। ये ऊपर हो गया अपम मित्र या स्कीमर, और नीचे जो गंदगी होगी उसे बोलते हैं आपंक या स्लज। फिर ये नीचे वाली गंदगी को अलग कर दी, ऊपर वाली को अलग कर दी। ऊपर वाली कौन सी, जो तेल की बूंदें हैं, गंदी गंदी जो पदार्थ हैं जो ऊपर तैर रही है, वो अलग। फिर इसको अपन अलग क्या करेंगे, क्लोरीन टैंक से गुजारेंगे, क्लोरीन टैंक, और साथ में क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे या वायुशाला से गुजारेंगे। ऑक्सीजन देने से क्या होगा, ये पानी में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन के वृद्धि वाले जीवाणुओं की वृद्धि होगी, तो जो हानिकारक जीवाणु उसको खा लिया जाएगा इन जो सही जीवाणुओं के माध्यम से। और फिर दो चीजें बढ़ेगी अपने पास, पानी और कुछ रूप में खाद है ना, उर्वरक। तो इस प्रकार से अपशिष्ट जल को अपन सही कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। ये अपनी क्लास 7th की एनसीईआरटी थी, कुल 13 चैप्टर थे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, वापस देखिएगा, अच्छे नोट्स बनाइएगा। जो मेन चीज़ें थी मैंने सब लिख ली है। इसका जो चैप्टर है बुक में आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बुक से ही बनाए हैं, आपके लिए मेहनत की जा रही है। अगले वीडियो में क्लास 8th की एनसीईआरटी आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।